हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रही होगी और इस सीरीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में पूर्ण रूप से सही करके आने वाले हैं, क्योंकि हम इतने क्रिस्पी कॉन्सेप्ट इतने ईजी वे में समझा रहे हैं कि भैया ईजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इस अगली कड़ी में हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री है ना, जिस चैप्टर से बच्चों काफ़ी ज़्यादा डरे रहते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ अ सिंपल टॉपिक बेटा, है ना। अगर हम टू द पॉइंट वाली बात करें कि क्या क्या क्रिस्पी चीज़ें सर मुझे इस चैप्टर में पता होना चाहिए, जिससे एटलीस्ट मैं इजी क्वेश्चन तो कभी भी छोड़कर ना हो, है ना, तो उनकी बातें करते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स की बातें करते हैं। देखिए, तो इंट्रोडक्शन, ये वो ब्रांच है बेटा, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। जब भी सिस्टम, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ बेटा, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपके दिलों में तो बसा हुआ हूँ, बट आपकी तरफ आ भी रहा था कैमरे की तरफ, ठीक है। तो जब भी मैं अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हूँ बेटा, इस स्टेट की चेंज वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज जरूर हुआ होगा। ऐसे ही जब भी सिस्टम बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक कोई भी सिस्टम हो आपका, तो वो भी कुछ ना कुछ क्या करता है बच्चों, एनर्जी का एक्सचेंज करता है। तो उन सभी तरह के एनर्जी एक्सचेंजेस को पढ़ना जो होता है वो थर्मोडायनेमिक्स में होता है। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज क्या आपका थर्मोडायनेमिक्स, है ना। इनफैक्ट ये चैप्टर बच्चा आपका जो है बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री का, इनफैक्ट साइंस का बोलना चाहिए, क्योंकि यही बताता है कि आखिर कोई प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, प्रोसेस फिजिबल होगी भी कि नहीं होगी, ये बताने का काम तो ये चैप्टर करता है बच्चों, है ना। क्योंकि आपको पता होगा बेटा, डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो ही हम बोलते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी जब जीरो होता है तो प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं प्रोसेस हमारी जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये सब चीज़ें बेटा छोटी छोटी चीज़ें, कई बच्चों तो डेल्टा जी का नाम सुनते ही, है ना, ठीक है, डेल्टा जी मतलब वो जी को गॉड समझ लेते हैं कि भगवान को तो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, तो डेल्टा जी को तो हम, है ना, समझ ही नहीं सकते हैं, उसके क्वेश्चन तो हमें छोड़ना ही है। जबकि मेरा जो एनालिसिस बोलता है बेटा, डेल्टा जी का क्वेश्चन हर साल आता है और बड़ा ही सिंपल आता है, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, देखो, है ना, जनरल टर्म्स में देखो क्या क्या पता होना चाहिए मुझे। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ना। सिस्टम वो पार्ट होता है बेटा, ठीक है ना, कौन सा पार्ट होता है सिस्टम, ठीक है ना, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, जिसे आप ऑब्जर्व करते हो बेटा, दैट इज द सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड बेटा, छोटा सा मेरा सिस्टम होगा, बाकी पूरा जो बचा हुआ ब्रह्मांड है वो आपका यूनिवर्स हो गया, है ना। और बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, उसे बाउंड्री बोलते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने ना एक क्लोज कंटेनर में बेटा, है ना, एक क्लोज कंटेनर है, इसमें मैंने आइडियल गैस भर दी है, यहाँ पर मैंने भर दी है क्या, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस अगर मैंने भरी है बेटा, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए सिस्टम है, ये मेरे लिए सिस्टम है ना। इसके बाहर का जो भी पूरा पूरा पार्ट है ये सराउंडिंग है ना। सर क्या इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं? हाँ बेटा आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और ये चीज जो बेटा सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है ना, इससे हम बुलाते हैं क्या, दिस इज योर बाउंड्री, दिस इज योर बाउंड्री, ठीक है ना। तो इनके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपसे पूछ सकता है कि सिस्टम कितने तरह का होता है। तो हमें शायद पता ही होगा बेटा, सिस्टम हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों में अंतर क्या होता है बेटा, ये मुझे पता होना जरूरी है। ओपन सिस्टम मतलब जिसमें, है ना, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम मतलब बंद है, इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर का एक्सचेंज होता है बेटा, ना एनर्जी का, अलग थलग पड़ा हुआ है ना। जो रियल लाइफ में हम बोलते हैं भी बेटा, कोई क्लास में कोई बच्चा अगर किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है तो हम बोलते हैं ना, यार ये तो आइसोलेटेड ही पढ़ा रहता है, एक कोने में बैठा रहता है टाइप से, ठीक है ना। अब इसके ऊपर देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं, अ सिस्टम इज सेड टू बी डैश डैश डैश, है ना, इफ इट कैन नेदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग, है ना। तो हमें सीधे सीधे बस यहाँ क्या लिखना है, आइसोलेटेड। ऐसा सिस्टम जो एनर्जी वगैरह का एक्सचेंज नहीं कर रहा है उसे हम बुलाते हैं कौन सा सिस्टम बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। बस इतना सा भरना है ना, ठीक है। अब हमारे पास बेटा इसके अलावा क्या होता है, देखो, है ना, आपके पास होते हैं इसके अलावा 3 तरह के सिस्टम हो गए। इसके बाद होते हैं बेटा स्टेट वेरिएबल्स, वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए जरूरी होते हैं, उसे हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं ना। और नॉर्मली 3 ही होते हैं बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान लिया हो तो आपने देखा होगा कि हमेशा क्वेश्चंस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की ही बातें ज़्यादातर होती रहती।
ठीक है जी। स्टेट ऑफ सिस्टम कोई मीनिंग पूछे कि स्टेट ऑफ सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, तो जब आप सब सिस्टम के सभी स्टेट वेरिएबल्स को फिक्स कर दोगे, लाइक प्रेशर को भी, वॉल्यूम को भी, टेम्परेचर को भी, तब हम बोलते हैं कि सिस्टम मेरा एक पर्टिकुलर स्टेट में है, वो सिस्टम की स्टेट कहलाती है बेटा, है ना। और जब सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है बेटा, तो अपनी स्टेट्स को ही चेंज करता है, जिसकी वजह से एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना। फिर अगर हमसे पूछे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, तो भैया दो तरह के फंक्शन होते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इंटेंसिव फंक्शन और एक्सटेंसिव फंक्शन। एक्सटेंसिव फंक्शन मतलब जो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, है ना, जैसे मोल्स हुआ, वॉल्यूम हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना, मास हुआ, खुद मास की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा आपका, है ना, हीट कैपेसिटी हुई, ठीक है जी, रेजिस्टेंस हुआ किसी वायर का, इस तरह की चीज़ें जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हें हम एक्सटेंसिव बुलाते हैं बेटा। और इंटेंसिव, नाम से ही फीलिंग आ रही है, इंटेंसिव का मतलब है इंडिपेंडेंट, जो कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, लाइक प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ बेटा ना, आपका मेल्टिंग पॉइंट हुआ किसी सब्सटेंस का, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये फिक्स वैल्यू से, ठीक है। इवन ईएमएफ जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जेई में एक बार पूछा गया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आपका किस तरह की प्रॉपर्टी बेटा, इंटेंसिव, ठीक है ना। अब हीट कैपेसिटी तो एक्सटेंसिव है बेटा, बट अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी बोल दोगे तो वो इंटेंसिव हो जाती, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम के लिए होती है और मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल के लिए होती है। तो यहाँ पर आपने बच्चों अमाउंट को पहले से फिक्स कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर मेरी सुनी हुई रहे, देखिए आ चुका है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ, है ना, आजकल हमें पता ही बेटा, ठीक है ना, क्या पता है कि सर इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं 5 क्वेश्चन, है ना, पहले 10 आते थे, 5 करने होते थे, अब पूरे 5 आते हैं और 5 ही करने। इनमें से कितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, है ना, तो वॉल्यूम तो नहीं है, मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलरिटी कंसंट्रेशन को इससे कोई लेना देना नहीं बेटा, ई नॉट सेल, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, ये तो डिपेंड करेगी बेटा मास के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा मोलर मास, है ना, तो मोलर मास तो 1 मोल का मास होता है बेटा, ये भी आपका इंटेंसिव हो जाएगा। और मोल, रही बात मोल की बेटा, मोल आपका कभी भी, है ना, मोल तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। अरे ये कहा क्या हो गया, तो 1 2 3 और चौथा ये, तो न मोल है बेटा, न ही आपका गिब्स एनर्जी चेंज है। तो इस तरीके से आपकी 4 आंसर हो जाएगा। अब थर्मोडायनेमिक फंक्शंस क्या होते हैं, आई होप ये भी सभी ने सुन रखा होगा। सर 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन और दूसरा आपका पाथ फंक्शन, है ना, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में केवल आपको 6 पैरामीटर की जरूरत है। Q हीट होता है, W वर्क होता है ना, इसके अलावा U इंटरनल एनर्जी, कभी कभी आप इसे E से भी डिनोट कर देते हो, H एंथैल्पी, G गिब्स एनर्जी और S एंट्रोपी, है ना, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं बेटा, जो केवल सिस्टम की इनिशियल और फाइनल, मतलब जो सिस्टम की फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस स्टेट को किस तरह से ऑब्टेन करा गया है, इससे इन्हें कोई भी लेना देना नहीं, इन्हें हम बुलाते हैं बेटा स्टेट फंक्शन। ये मेरा डेफिनेशन छोटा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक ना, ठीक। हाँ, अगर कोई मुझसे चेंज इन स्टेट फंक्शन बोल रहा है, तो चेंज इन स्टेट फंक्शन बेटा, है ना, इनिशियल और फाइनल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और पाथ फंक्शन क्या होते हैं बेटा, पाथ फंक्शन बेटा वो होते हैं जो सिस्टम के द्वारा फॉलो किए गए पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर फिजिक्स की बात करूं बेटा, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है ना, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना, अब बेटा अगर आप पाथ को बदलते जाओगे, ऐसे गए या और घूमते फिरते ऐसे गए, तो आपको भी पता है बेटा डिस्टेंस हर पाथ की अलग अलग है, जबकि डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो वो सेम है। तो इसी तरह से यहाँ पर, है ना, हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह से हमारे लिए स्टेट हो गया और डिस्टेंस जो हो गया वो पाथ फंक्शन हो गया ना। की पॉइंट्स पता रहेंगे बेटा, डायरेक्ट टिक करने वाले क्वेश्चन आएंगे ना। और ये जो हम अभी मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं बेटा, इसमें हक्स वाला, है ना, हक बोलते हैं ना, अब हक की जगह आप हक्स बोलोगे, HUGS, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब के सब आपके स्टेट फंक्शन है। और रही बात बेटा वर्क और हीट, ये दोनों पाथ फंक्शन है। अच्छा, स्टेट फंक्शन की 2 अच्छी प्रॉपर्टीज वही हैं बेटा, पहला कि इनका जो, है ना, कोई भी स्टेट फंक्शन मान लो मैं अभी अननोन में फाई डिनोट कर रहा हूँ, इनका जो डेल्टा फाई होगा ये केवल फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, मतलब कैसे ऑब्टेन करा इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा बेटा कि अगर हम इसका साइक्लिक इंटीग्रल कर देते हैं किसी भी फाई का, तो वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल में क्या होता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं, मतलब
फाइनल और इनिशियल सेम होगा तो दोनों का डिफरेंस तो 0 होगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा आपका काफ़ी बार यूज़ करवाया जा चुका है, इवन जेई एडवांस तक में बेटा, है ना, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है, जैसे हमको पाथ बदल देता है, ठीक है ना, तो पाथ बदल देगा तो बेटा क्यू और डब्ल्यू चेंज हो जाएंगे क्योंकि दोनों पाथ फंक्शन है, बट इंटरनल एनर्जी कभी भी चेंज करने वाला नहीं है। और इसीलिए बेटा आपको बता ही रहा हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस हुई, आइसोबैरिक हुई, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, जो हम ये प्रोसेसेस पढ़ते हैं बेटा, है ना, आइडियल गैस के लिए, हम केवल आइडियल गैस के लिए ही पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा आइडियल गैस ही पूछी जाती है बेटा, चाहे फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, है ना। इनमें बेटा अगर आपको याद हो तो डेल्टा यू का फॉर्मूला फिक्स है, एन सी वी डेल्टा टी, अभी मैं सब लिखाऊंगा फॉर्मूले भी, केवल वो फॉर्मूले किस भी याद रखोगे। और जेएम 2025 में भी क्वेश्चन आए हैं बेटा जो सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज का हमारा उद्देश्य ही बेटा कि एटलीस्ट आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को तो आप सही करके आए, उन्हें छोड़कर ना आए। ठीक है जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए अब इसमें देखो आ गया क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, है ना, ये तो स्टेट वेरिएबल बोला है बेटा, है ना। तो स्टेट वेरिएबल हमारा मतलब स्टेट, या तो फंक्शन पूछना चाहे तो अलग बात है ना, या तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ घोटाला हो गया, इन्होंने देखो, है ना, आपका 3 दिया है तो मेरे हिसाब से ये स्टेट फंक्शन होगा, है ना। तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी हुआ, एंथैल्पी हुआ, ये तो स्टेट फंक्शन है ही। और पीवीटी जो अभी मैंने बोला बेटा, है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये तो स्टेट फंक्शन है ही है, इनमें तो खैर हमें कुछ भी बोलने की जरूरत है ही नहीं, ये तो पूरे भारतवर्ष के हर एक बच्चे को पता होगा, ठीक है। और हीट नहीं है बेटा क्योंकि हीट पाथ फंक्शन है ना। देखो आप बहाने से इस तरह से बोल दिया, अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन, है ना। अगर मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता हो तो डेल्टा यू बराबर, है ना, नहीं भी पता हो बेटा तो याद तो करना ही है, मैं ही बता दे रहा हूँ, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब ये तो सर हो गया स्टेट फंक्शन, क्यू सर पाथ फंक्शन है, सर वर्क पाथ फंक्शन है। और अगर मुझे कभी इतना सा भी फॉर्मूला याद हो कि जी बराबर एच माइनस टी एस होता है ना, एच माइनस टी एस को जी गिब्स एनर्जी बोलते हैं, तो ये भी स्टेट फंक्शन है, मतलब सर पाथ फंक्शन के बी और सी है, मतलब सर मेरा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी क्रिस्पी पॉइंट याद रखो। अब देखो ये जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना, मल्टीपल करेक्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन आ, है ना, तो इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन होती है बेटा, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है जी। बट वर्क बेटा कोई भी हो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन को इरिवर्सिबल, वो हमेशा पाथ फंक्शन होगा। चलिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अब बेटा खूब सारी तरह की प्रोसेसेस होती हैं जो हमें नाम पता ही है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, अभी मैंने नाम बोले ही थे, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। और अगर हम पूरा मिक्स कर देते हैं बेटा ना, कभी कभी फिजिक्स वाले आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी पढ़ाते हैं, है ना, और इसके अलावा बेटा साइक्लिक प्रोसेस भी होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी दिस, है ना। तो बस ये हमें 4 प्रोसेसेस पता होना चाहिए ना। कई बच्चों को बेटा प्रोसेस का मतलब ही नहीं पता होता कि प्रोसेस सर होती क्या है ना। प्रोसेस बेसिकली एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू सिस्टम क्या कर रहा है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है ना। इट इज द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है बेटा, जिसके थ्रू अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। मतलब अगर जब भी आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हो तो आप बोलते हो कि सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है जिसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, है ना। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सर वेरिएबल केवल हो, केवल प्रेशर और वॉल्यूम होंगे, है ना, केवल 3 वेरिएबल है बेटा, ठीक है ना। आइसोबैरिक मतलब सिस्टम एक ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है जिसमें प्रेशर हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, है ना, क्योंकि बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पर वेरिएबल सर वॉल्यूम और टेम्परेचर। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब सिस्टम एक ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर आपके वेरिएबल होंगे, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा पाथ फॉलो हो रहा है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है बेटा, है ना, इसलिए इसमें तीनों चीजें वेरिएबल होती हैं, पीवीटी वेरिएबल है, ठीक है जी। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बेटा एक जनरल प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होती है, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पर एक्स को हम पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोलते हैं बेटा। और इसमें भी बेटा है ना, ठीक है ना, आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से ही बाकी सब प्रोसेस डिराइव कर सकते हो, ठीक है जी। और इसमें भी तीनों आपके पीवीटी वेरिएबल होते हैं। एंड साइक्लिक प्रोसेस इज नथिंग बट व्हेन अ सिस्टम पासेस थ्रू नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड अल्टीमेटली रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट। जब वापस पलट के वो है ना, बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है ना, तो घूमते फिरते
फिरते भैया खूब मस्ती करने का मन होता है, प्रोसेस का घूमता फिरता रहता है, बट फाइनली है ना उसे घर की याद आने लग जाती है ना। जैसे मैं ही बेटा कभी भी है ना मार्च वार्च में हम थोड़ा छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो इंडिया तक गए तो अलग बात है बेटा, कभी फॉरेन चले जाओ ना बेटा, तो भले जाते इच्छा से बेटा, बट 4-5 दिन के बाद लगता है कि नहीं यार अपना देश है, लौट के बुद्धू घर का है। तो साइक्लिक प्रोसेस वो है ना, वो निकल तो जाती है घूमने फिरने, सी ना सिस्टम घूमने फिरने निकलता तो है, बट उसे बाद में रियलाइज होता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है, चलो वापस चलते हैं पलट के ना, तो लौट आता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटा है ना, इसके अलावा हमारी केमिस्ट्री में बेटा 2 प्रोसेसेस आपको और याद रखना है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका मैं केवल एक छोटा सा आपको हिंट देने जा रहा हूँ कि भैया है ना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बेसिक है ये बेटा, नाम तो वही है केमिकल इक्विलिब्रियम का। अगर आप मेरा वीडियो देख चुके हो, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिसे रिवर्स डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है ना। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है क्या बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं बेटा वो हमेशा इक्विलिब्रियम पर चलते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आसानी से आगे पीछे मूवमेंट होता रहता है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग कभी भी इक्विलिब्रियम पर नहीं होते हैं। ये तो सब थ्योरेटिकल बातें बेटा है ना, बट इन जनरल बेटा जब भी कोई प्रोसेस काफ़ी स्लो करवाई जाती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। और जो अगर कोई प्रोसेस फास्ट कराई जाती है, झटके से कराई जाती है, सडनली रैपिडली, वो इरिवर्सिबल है। सर इससे भी हमें तो थोड़ा फील ही नहीं होता है, करना भी नहीं बेटा। अभी इस सेशन के इस रीस्टार्ट के पॉइंट ये हैं बेटा, आपको फील नहीं, आपको केवल एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन करने आ जाए, तो उसके लिए मैं सीधा सीधा एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा। जब भी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, मेरे की पॉइंट सुन लेना बेटा, जेएससी पहला, जब भी आपको आइसोथर्मल या और क्योंकि हमारे सिलेबस में यही 2 हैं बेटा जिनके लिए क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस शब्द लिखा हुआ हो और साथ में लिखा हो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, साथ में लिखा हो बेटा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तुरंत गाना आपके दिमाग में चलना चाहिए। कौन सा वाला सर, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी टन टन टन, है ना। तो भैया सर सर ऐसा कैसे, क्या हो गया ऐसा, बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने देखो खुद लिखा है प्रेशर वेरिएबल है, आपने एडियाबेटिक प्रोसेस में खुद लिखा है प्रेशर वेरिएबल है, तो अगर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक भी लिखा हुआ है और साथ में आगे लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसका मतलब तो बेटा वो प्रोसेस इरिवर्सिबली करवाई जा रही है बेटा, हो नहीं रही है, हम करवा रहे हैं इरिवर्सिबली। ठीक है ना। अच्छा ये भी बता दो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है बेटा वो आपकी क्या होती है, नॉन आइडियल होती, मतलब इमेजिनरी प्रोसेसेस है। ठीक है ना, काफ़ी स्लो प्रोसेस होती हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स में होती हैं, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है बेटा वो रियल लाइफ की प्रोसेस हैं, फास्ट होती हैं, फाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। ठीक है ना। ठीक, इतनी सी चीज़ें ध्यान रखें। इसके ऊपर भी देखो डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, इन थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन, तो रिवर्सिबल तभी होगी बेटा जब सराउंडिंग और ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। बस ये की पॉइंट्स हमें याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, मैंने क्या बोला, हमें 6 क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते आना है ना, क्यू को, डब्ल्यू को, एच एंथैल्पी को, यू इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी। अब वर्क की बात करें बेटा, पूरे 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 थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, वर्क हमेशा माइनस पी डीवी से कैलकुलेट होगा। बस सिंपल था, याद रखो, है ना। पहला मतलब मैं बस की पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, पहला की पॉइंट वर्क हमेशा माइनस पीडीवी से कैलकुलेट होगा, है ना। दूसरा पॉइंट बेटा, यूनिट में बच्चा खूब गड़बड़ करता है। वर्क की जो यूनिट होती है बेटा, ऑब्वियसली वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या तो जूल होगी या कैलोरी होगी, बट आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो चालाकी क्या होती है कि वो बार लीटर या एटीएम लीटर में भी दे सकता है। ठीक है, और कई बार बच्चे बेटा है ना, हमें पता है बेटा कि फिजिक्स का पहला चैप्टर हम यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है हम सेम क्वांटिटीज की ही यूनिट को, मतलब अगर आप जैसे मार्केट गए बेटा, है ना, तो ठीक है ना, ये हमारी गलत आदत है भैया, हम बोलते हैं दूध वाले को सुबह सुबह, भैया 5 किलो दूध दे दा, भैया दूध कभी किलो में नहीं लिया जाता बेटा ना, लीटर में लिया जाता है, तो वो इंडियन टर्मिनोलॉजी। बट ऐसे मैं इन जनरल बोल रहा हूँ बेटा, मार्केट गया शर्ट और पैंट का कपड़ा खरीदने, तो अगर आप बोलोगे 5 भैया शर्ट का कपड़ा 2 मीटर दे देना और पैंट का कपड़ा 3 लीटर दे देना, है ना, तो जिससे वो मीटर से नापता है ना बेटा, उसी से मारेगा पकड़ पकड़ के, क्योंकि भले वो अनपढ़ गवार ही क्यों ना हो, कपड़े की तो अनपढ़ गवार मतलब पढ़ा लिखा ना हो, बट उसे इतना पता है कि भैया कि मैं शर्ट का कपड़ा भी मीटर में दूंगा, पैंट का भी मीटर में ही दूंगा, लीटर में नहीं, सॉरी, ठीक है ना, इतना उसे पता है बेटा।
ठीक है ना। तो इसीलिए, और ये बात बेटा हमें समझ में नहीं आती, हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी। जब क्वेश्चंस आते हैं बेटा, हम एक को दूसरी यूनिट में रख देते हैं, एक को दूसरे यूनिट में रख देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है बेटा कन्वर्जन जरूर याद रखना है ना, कि 1 ATM लीटर जो होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 101 जूल होता है, ठीक है ना। और जबकि 1 बार लीटर की बात करूंगा मैं आपसे, 1 बार लीटर, तो 1 बार लीटर होता है बेटा 100 जूल। अब प्रैक्टिकली बेटा देखो, आप ऊपर वाले को भी 100 ही ले सकते हो, बट तब भी होता है 101 है, और किलो जूल में आप चाहो तो 0.1 किलो जूल। तीसरा पॉइंट क्या है याद रखना बेटा, कि एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ। अगर कभी आपसे, है ना, कभी आपसे बेटा कोई प्रोसेस का नाम वाम ना दे, बस एक ऐसी प्रोसेस ऐसे दे दे कि ये आपका जो है ना, एक प्रोसेस हो रही है, हमारा सिस्टम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये प्रेशर है P1, और आपसे बोल रहा है इसका वर्क डन बताओ। तो ध्यान देना बेटा तीसरा पॉइंट कि, है ना, ठीक है, तब हमारे लिए वर्क डन जो होता है एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया क्या दिख रहा है सर, ये तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है बेटा, तो इसकी विड्थ कितनी हो गई सर, V2 माइनस V1, है ना, और लेंथ हाइट जो भी बोल दो बेटा, वो 0 से P1 मतलब P1, और दूसरा V2 माइनस V1, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, और चूंकि एरो आगे की तरफ लगा हुआ बेटा, है ना, साइन कन्वेंशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एरो आगे की तरफ लिखा हुआ है मतलब एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन वाला वर्क बेटा हम लोग केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं ना, केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ ये चौथा पॉइंट ये भी बेटा IUPAC साइन कन्वेंशन, केमिस्ट्री का वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना, नेगेटिव होता है। अब कई बार बच्चे बाय और ऑन में खूब कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपकी दुविधा दूर कर दे रहा हूँ बेटा। जब भी आपका एक्सपांशन वाला वर्क होगा, कौन सा वर्क, एक्सपांशन, मतलब फाइनल वॉल्यूम जब भी आपको इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा दिखे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एरो आगे की तरफ, अब इतनी मैथमेटिक्स आती होगी बेटा, है ना, एक्स एक्सिस में अगर हम आगे की तरफ जाते हैं मतलब टुवर्ड्स राइट जाते हैं बेटा, तो वॉल जो भी पैरामीटर हो वो बढ़ेगा, ठीक है ना, इसे एक्सपांशन है बेटा। और अगर इसी को हम वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलते हैं बेटा, तो ये आपका पॉजिटिव होता है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब इनडायरेक्टली कॉम्प्रेशन, है ना, मतलब फाइनल वॉल्यूम छोटा हो जाए इनिशियल। और फिफ्थ तो लास्ट पॉइंट क्या याद रखना है बेटा, पांचवा और लास्ट पॉइंट बस ये है आपका, कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, है ना, साइक्लिक प्रोसेस है, पीवी, अच्छा पीवी ग्राफ में होना चाहिए, ध्यान देना, क्योंकि पी और वी आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, इस तरह की मैंने कोई प्रोसेस दे दी आपको, और इसमें मैं अगर आपसे एरिया पूछ रहा हूँ, मतलब वर्क डन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, एरिया अंडर द कर्व इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, ये एरिया बेटा, ये एरिया, बस वो आपका वर्क डन हो जाएगा। तो ये एरिया कैसे निकलेगा सर, रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ है P1 माइनस P2, विड्थ है सर V2 माइनस V1। अब सर इसमें साइन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो सिंपल सा रूल है बेटा, अगर आपका साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो तो नेगेटिव ला देना, है ना, जैसे राइट नाउ क्लॉकवाइज में जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हो तो पॉजिटिव। अगर आपको वर्क के बारे में ना, अभी मैं इंडिविजुअल प्रोसेसेस के वर्क डन के फॉर्मूले भी लिखा रहा हूँ आपको, बट पहले बेटा ये बेसिक जानकारी आपके पास वर्क की होनी चाहिए। और क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, आपके सामने है अगला क्वेश्चन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन पूछे। अब इसमें है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, कोई प्रोसेस का नाम नहीं दिया बेटा, तो मुझे क्या करना है, मैंने एक लाइन खींची, सर ये तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, हाँ जी, और एक सर ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे सर रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, लेंथ इनटू, है ना, ब्रेड्थ, ठीक है ना, ठीक है जी। अब यहाँ पे चालाकी देखो क्या करी बेटा, जो बच्चा ध्यान नहीं देता है, नॉर्मली हम इस पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ओरिजिन मानते हैं बेटा 0 0, उसने ओरिजिन ना लेके यहाँ पर 2 2 कर दिया है। तो ध्यान देना बेटा ना, इतना आपको पता होगा, हमें y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट, मतलब 8 में से 2 गया तो 6, है ना, ये लेंथ हो गई, और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया बेटा 36। अब अगर मैं ट्रायंगल का निकालूं, क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस के लिए बेटा 8 और 12 का डिस्टेंस 4, और हाइट तो 6 ही है, तो ये आपका 6 2 जा 12, मतलब 36 प्लस 12, टोटल एरिया 48। यहाँ पर साइन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला है, ठीक है ना। तो अब आप खुद इमेजिन करो बेटा कि ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग एग्जाम में छोड़ आते हैं बेटा। तो इस सीरीज का पर्पस ही बेटा क्रिस्पी चीजें जो हमें पता है कि यार ये आई तो ये नहीं छोड़ना है कम से कम,
थर्मोडायनेमिक्स से डर लगता है, लगने दो। बट इस सेशन में मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, अगर वो आप ढंग से समझ लेते हो तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन 99% शायद आप कर ले जाओगे ना। अब रही बात बेटा हीट, तो हीट कैसे निकालते हैं बेटा, है ना। हीट का साइन कन्वेंशन पता ही होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, और हीट रिलीज बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव। बस इतना है ना। पहला तो साइन कन्वेंशन, दूसरा हीट की यूनिट तो जूल या कैलोरी ही होगी, तीसरा बेटा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट बेटा हीट को दो तरीकों से करते हैं, या तो फ्लॉट से, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, या तो फ्लॉट से कि आप W कैलकुलेट कर लो डेल्टा U, क्योंकि अभी मैंने आपको बेटा है ना W का फॉर्मूला बता दिया, है ना। अच्छा सर ये फॉर्मूला किसके ऊपर लगाना है, -PdV दुनिया की हर प्रोसेस के ऊपर बेटा, है ना, दुनिया की हर प्रोसेस, ये भी बता दो, है ना। मतलब अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हो आइसोथर्मल पे लगा सकता हूँ, हाँ, आइसोकोरिक पे लगा सकता हूँ, हाँ, आइसोबैरिक पे भी लगा सकता हूँ, हाँ, सबके ऊपर बेटा, है ना। तो सर फिर तो वर्क डन सबका सेम आ जाएगा, नहीं बेटा, कंडीशंस इंटीग्रेशन की अलग अलग होंगी। लाइक आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक का मतलब भी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो dV0, और dV0 तो वर्क डन ही 0 हो गया बेटा, अपने आप आ गया। आइसोबैरिक होगी तो सर प्रेशर कांस्टेंट P को बाहर ले लो। आइसोथर्मल होगी तो अगर रिवर्सिबल है बेटा तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल में प्रेशर होता है, तो वो मैं अभी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। तो बस अगर क्रिस्पी बेटा, है ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक बच्चों को ऐसा लगता है एक तो कि सर फॉर्मूले भी खूब सारे हैं बेटा, बट अब मैं केवल आपको उन क्रिस्पी 20, 25, 30 फॉर्मूले की बात करूंगा जो याद होने से आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, और उतना तो बेटा याद करना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीका ये है बेटा, है ना, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला भी अभी मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, एनसीवी डेल्टा टी होता है आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। तो इन दोनों के फॉर्मूले पता है बेटा, प्लॉट लगाया क्यू आ गया, है ना। और अगर ऐसा न संभव हो तो कभी कभी बेटा क्यू को हम, है ना, कभी कभी क्यू को हम प्रोसेस की हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी से भी निकालते, तो कई बार ये भी कर सकता है, कई बार ये भी कर सकता है ना। अब ये टोटल हीट कैपेसिटी है ना, ये हियर सी इज हीट कैपेसिटी, मतलब टोटल हीट कैपेसिटी जिसकी यूनिट आपका जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन होगी, है ना। बट हो सकता है बेटा कभी वो मोलर दे दे, है ना, तो मोलर दे देगा तो एन सी एम इंटू डेल्टा टी, है ना। यहाँ पर ये मोलर है, मतलब ये यूनिट से आपको पता पड़ जाएगा, इसकी यूनिट होगी जूल पर मोल केल्विन। अच्छा वैसे भी आप देखो बेटा तो मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं केवल डायमेंशनली ही मैच कर रहा हूँ। मुझे पता डेल्टा टी की यूनिट केल्विन है सर, तो सी की यूनिट जूल पर केल्विन होनी चाहिए, ताकि केल्विन केल्विन कैंसिल, जूल हो गया। अच्छा मुझे पता है इसकी यूनिट मोल है बेटा, इसकी केल्विन, तो मोल और केल्विन कैंसिल हो गए। तो कई बार बेटा अगर हम एग्जाम के प्रेशर में कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती, कि मैं मानता हूँ बेटा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो एटलीस्ट बेटा हम यूनिट्स डायमेंशन जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उससे भी चाहें बेटा, है ना। और है बेटा गारंटी बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है ना, चलो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब यूनिट वाले तो नहीं आते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आजकल वो देने लगा है। बट स्टिल अगर मैं फिजिकल के 10 क्वेश्चन रख लूँ और इधर फिजिक्स के 25 में से, है ना, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन, इनमें यूनिट का यूज कभी भी हो सकता है, तो 25 और 10 35 क्वेश्चन की अगर मैं बेटा आपसे बात कर रहा हूँ, इन 35 क्वेश्चंस में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 4-5 क्वेश्चन में तो बेटा यूनिट का वो लफड़ा कराता है, और बच्चे हमेशा गड़बड़ करके आते हैं। लाइक जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी में बच्चे कभी भी सही यूनिट यूज नहीं करते हैं। तो प्लीज अगर वो छोटी छोटी चीजें आप ढंग से नोट कर लो ना, कि इनमें अब मेरी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जेएस सर ने हमें इतना बोल दिया, इतना समझाया है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने 60 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर, है ना। अब वॉट का मतलब वॉट इज ए पावर, मतलब 60 जूल पर सेकेंड। ये पहले तुरंत पढ़ते ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलना चाहिए। ही इज इमर्स्ड इन ए गैस फॉर 100 सेकेंड, ठीक है जी, मतलब 1 सेकंड में 60 जूल, बट 100 सेकंड के लिए डाला है। तो अब मेरे मन में चलना चाहिए सर इसका मतलब मेरे पास टोटल जो हीट या एनर्जी जो भी बोले वो 6000 सेकंड है। इन्हें कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, विथ एडियाबेटिक वॉल्स, अच्छी बात है, एडियाबेटिक वॉल से मतलब हीट लॉस भी नहीं हो रही है ना। टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस बाय 5 डिग्री, अब बोल रहा है हीट कैपेसिटी बताओ। तो अब बताओ बेटा ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आना तो पाप ही होगा ना बेटा। 6000 को बस मुझे क्या करना है सर, 5 से डिवाइड कर देना है, तो मेरा आंसर हो गया सर 1200। ओरली मनी मन हवा में क्वेश्चन हो गया बेटा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। चलिए तीसरा, है ना, अगली चीज सीपी एंड सीवी ऑफ आइडियल गैस। तो बेटा सीपी माइनस सीवी एक तो आर होता है, सबको पता होगा, है ना, मोलर के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरा सीपी बाय सीवी का रेशो
गामा होता है पॉइजन्स रेशियो, है ना। और गामा क्या होता है बेटा, है ना, फिजिक्स वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में समझाते हैं, और हम लोग इसे, है ना, अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको बस मैं वैल्यूज बता दे रहा हूँ कि गामा की वैल्यू बेटा 5/3, 7/5 और तीसरी 4/3। ये किन किन गैसेस के लिए होती है ना। 5/3 होती है बेटा आपका मोनो एटॉमिक के लिए, है ना, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। 7/5 किन के लिए होती है, या तो डाई एटॉमिक या फिर लीनियर पॉली एटॉमिक लाइक CO2। और 4/3 आपका नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, SO2 है, अमोनिया वगैरह सबके लिए। बस इतना सा याद रखोगे, इससे CPCV आपको तुरंत निकल आएंगे ना। इनफैक्ट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ कि CV का फॉर्मूला होता है बेटा R/γ-1 और CP का फॉर्मूला होता है γ-R/γ-1। तो ये छोटे छोटे बेटा मैं कह रहा हूँ 25 फॉर्मूले से ज़्यादा मैं आपको लिखाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं बेटा, बस हाँ इतना आइडिया होना चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ट्रांसलेशनल वाली केवल, ठीक है ना। डाई एटॉमिक या लीनियर पॉली एटॉमिक की 5 होती है, 3 ट्रांसलेशनल वाली, 2 रोटेशनल वाली, और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक की, ठीक है ना, आपकी जो हो जाती है कितनी, 6, है ना। उसमें क्या साथ में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी काउंट में हो जाता है ना। अब ये भी थोड़ा बवाल टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस इतना अभी जानकारी रहे हमारे लिए काफी, है ना। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज विद इन द मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल, मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर जितनी भी तरह की एनर्जी है बेटा, सबके सम को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को आप कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, आप केवल और केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन करते हो बेटा, है ना। ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम केवल और केवल डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, NCV∆T, और ये यूज होता है बेटा आपका आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, चूंकि सिंस यू एक स्टेट फंक्शन है, तो प्रोसेस कोई भी हो, आइसोथर्मल हो, आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबेटिक हो, सबके लिए आप बिना डरे डेल्टा यू बराबर NCV∆T को यूज कर सकते हो। किसी भी तरह से कभी मत घबराना, सुन लेना, ये क्रिस्पी पॉइंट्स नोट कर लेना बेटा, है ना। बस आपको आइडियल गैस दिखे और तुरंत NCV∆T, प्रोसेस से कभी मत कंफ्यूज होना, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। हीट अलग अलग आएगी बेटा क्योंकि पाथ फंक्शन है, वर्क अलग अलग आएगा, बट डेल्टा यू सबका सेम आएगा, है ना। देख लो क्वेश्चन देख लेते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अब कांस्टेंट प्रेशर वाली मोलर हीट कैपेसिटी को ही तो CP बोलते हैं, जो अभी हमने लिखा है, इतना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 5000 डेल्टा यू है, अपॉन हीटिंग इट फ्रॉम 300 से 500 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब देखो क्या चालाकी कराई है बेटा, डेल्टा यू बराबर NCV∆T। सर डेल्टा यू तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, एन सर वही तो पूछा है ना। रही बात बेटा CV, है ना। अब CV ना देके उसने आपको CP दिया है बेटा, है ना। तो हमने अभी बोला था कि CP - CV R है, तो यहाँ से CV निकालना पड़ेगा बेटा। 20.785 में से माइनस कर दो 8.314, ये आपको यहाँ रख देना है। और डेल्टा T तो सर दिख ही रहा है क्वेश्चन में 200। अब इतने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे बेटा। और मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं सर, क्या ये इसी साल JM 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं है इस टाइप का से, है ना। मैंने अभी 2025 के क्वेश्चन शामिल नहीं करे हैं, क्योंकि हुआ आपका प्यार सद्भाव मिलता रहा, तो मैं 2025 के क्वेश्चन जो PI के, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है बेटा। 170 क्वेश्चन फिजिकल इनऑर्गेनिक में आए हैं। हुआ तो बेटा मैं उन पूरे 170 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन लास्ट वाले दिन 1-2 दिन पहले समझाऊंगा कि कैसे फास्ट वे में अच्छे ढंग से करा जा सकता है। चलिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वापस देखो कांस्टेंट वॉल्यूम में 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 से 500 चेंजेस इस इंटरनल एनर्जी पे 5000 मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड है ना, आइडियल गैस है सर। 5000 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 4 है सर, है ना सर। CV पूछ रहा है और चेंज इन टेम्परेचर 200 है। अब इसको भी नहीं करेंगे बेटा तो फिर तो गड़बड़ है ना। तो मतलब CV की वैल्यू सीधे सीधे 50 को सर मुझे 8 से डिवाइड कर देना है ना। 50 को मुझे सीधे सीधे किससे डिवाइड कर देना बेटा, 8 से, है ना। एक देखिए और छोटा सा क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोस फ्रॉम स्टेट A टू B, कितना है 40, है ना। मेरा सिस्टम कोई स्टेट A है, वो B पे जा रहा है, तो वो बोल रहा है डेल्टा यू इस बात का है 40, ठीक है। अब बोल रहा है
इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ, जाते वक्त तो कोई रिवर्सिबल पाथ था मान लो, है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे कि एंड रिटर्न्स टू स्टेट ए बाय एन इरिवर्सिबल पाथ, किसी इरिवर्सिबल पाथ से, मुझे नहीं पता कौन सा है बेटा, वापस आ गया, है ना, घर की याद आ गई, लौट के बुद्धू घर का आए। व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब उसने बोला नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा, है ना, तो हमारा आंसर हो गया कितना, 0। सर कैसे बेटा, यही तो समझा रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो इससे पाथ से कोई लेना देना नहीं। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, है ना, याद आ रहा, मैंने बोला दोनों ही पाथ फंक्शन है बेटा, वर्क पाथ फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी उसी ऑप्शन में ना, जेई एडवांस का क्वेश्चन था, मल्टीपल करेक्ट। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही हमारे जो क्लियर नहीं होते ना बेटा, उन्हीं में हम गड़बड़ घोटाला करते हैं, देखो, है ना, ठीक है, बोला था कि नहीं बोला था। इंटरनल एनर्जी, मोलर एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, ये हमेशा ही बेटा स्टेट फंक्शन है, दे ऑलवेज स्टेट फंक्शन, इन्हें कोई लेना देना नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पहुंच गए हम, है ना, ठीक है जी। तो इसीलिए बेटा अगर इसका 40 है तो सर इसका डेल्टा यू -40 होगा, इसका डेल्टा यू -40, और इसलिए नेट सम अगर आप बात करोगे बेटा तो 0 हो गया, नेट सम आप बात करोगे तो 0 हो गया, ठीक है। चलिए एंथैल्पी बेटा, एंथैल्पी H बराबर U प्लस PV होता है ना, इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। इट इज अ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग इंटरनल एनर्जी PV, और इसी से बेटा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस आपका, है ना, जो हो जाता है वो डेल्टा PV, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1। अच्छा, ये भी आपका बेटा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, याद रखना है दुनिया की हर प्रोसेस के ऊपर, है ना, ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, कुछ भी हो बेटा, सबके लिए बेधड़क एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। हाँ, इसी को अपन मॉडिफाई कर दे बेटा तो केमिकल रिएक्शंस के लिए आप डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अब याद करो, हमने डेल्टा NG को निकालना ऑलरेडी सीख लिया है, कहाँ पर सीखा, याद आ रहा है किसी को? हाँ सर, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बेटा केवल और केवल आपको केमिकल रिएक्शन, और भर भर के क्वेश्चन में छाती ठोक के बोलने को तैयार हूँ बेटा कि अप्रैल एटम में वापस आपको डेल H बराबर डेल U प्लस डेल्टा NG/RT के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, अभी से बता दे रहा हूँ, है ना। डेल्टा H को ही हम, है ना, कभी कभी वो बेटा डेल्टा H ने लिख के डराने के लिए आपसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोल देगा, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा H होता है, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू होता है। और आइडियल गैस के लिए बेटा डेल्टा H का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है NCP डेल्टा T, इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। वापस एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है बेटा, तो आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सी प्रोसेस के ऊपर लगाऊं, सब प्रोसेस के ऊपर बेटा, क्योंकि प्रोसेस एक पाथ है बेटा, और जो स्टेट फंक्शन है उससे पाथ से कोई लेना देना नहीं। मतलब आप समझ में आ रहा है आपको क्या, कि आपको चलो ना आगे आने ही वाला है, पहले मैं एंथैल्पी की बात करूं। देखो, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, U एंड H डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू 1, ये गलत है, हालांकि ये अब बेटा, है ना, बाहर का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब हमें, है ना, गैसियस स्टेट जेई मेन से बाहर, ये उसमें बात होती। CP माइनस CV R के बराबर होता, सही है। DU बराबर CV DT फॉर एनी प्रोसेस, है ना, ये भी आपका क्या है बेटा, सही है। क्या आ रही मेरे पास सभी को समझ में? तो आप देख लो इसका आंसर सीधे सीधे होगा। तो अब ये फॉर्मूले भी पूछता है बेटा, इसलिए कंडीशंस, है ना, पता होनी चाहिए। हीट एनर्जी क्यू एब्जॉर्ब बाय गैस इज डेल्टा H इज ट्रू एट व्हाट कंडीशन, अभी मैंने बोला बेटा हीट क्यू डेल्टा H पर तभी हो सकती है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। तो कंडीशन पूछिए बस, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेल्टा U बराबर Q प्लस W को हम फ्लॉट बुलाते हैं बेटा, है ना, फ्लॉट बुलाते हैं, सीधा सीधा कहानी खत्म, ठीक है ना। अब ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखो कितने भर भर के आ रहा है। ए सिस्टम डस 200 जूल ऑफ वर्क, बेटा मतलब -200 लिखना है, डस लिखा हुआ, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब्स 150 जूल ऑफ हीट, मतलब इसे प्लस का लिखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी सर 150 प्लस -200, मैग्नीट्यूड बोला है तो बेटा 50, ठीक है, खत्म कहानी। ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल, है ना, कॉम्प्रेशन है, दबा रहे हो बेटा, दबा रहे हो मतलब
बोलो वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम? आ रही मेरी बात सभी को समझ में? ये समझ में आना चाहिए कि ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम, ठीक है। एंड 2 किलो जूल एस्केप टू द सराउंडिंग एज हीट, है ना, मतलब ये तो प्लस का ही रहेगा बेटा क्योंकि कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब हम दबाएंगे ना, ठीक है। और 2 किलो जूल एस्केप्ट हो रही मतलब ये माइनस का रहेगा। तो आपसे बोल रहा है डेल्टा यू बताओ सर, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इतने प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू किसके बराबर बेटा? बोलो बोलो बोलो। अगर डेल्टा यू को, है ना, वो वर्क पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर डेल्टा सभी में वर्क लिखा हुआ है ना, लास्ट वाले में गलती से ऑपरेटर भाई साहब ने वर्ड लिख दिया है, वर्क पूछ रहा है बेटा, मतलब सर Q 0 हो जाए तो डेल्टा यू और W बराबर हो जाएंगे, मतलब। और Q 0 कौन सी प्रोसेस का होता है सर? एडियाबेटिक का। ये लो एडियाबेटिक वर्क खत्म सर। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा मैं वही कह रहा हूँ, है ना। वापस देखो इसी तरह का, ये आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। A से B ले जा रहा है, इन दिस प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन बाय द गैस 5 और 8 है। तो पहली प्रोसेस का देखो, चलो कर ही देते हैं। डेल्टा यू कितना हो गया? हीट एब्जॉर्ब प्लस का लेंगे बेटा, और वर्क डन बाय है इसलिए माइनस का, तो -3। अब बोल रहा नाउ गैस इज ब्रॉट बैक टू ए बाय अनदर प्रोसेस, ना कोई नई प्रोसेस है, ड्यूरिंग विच 3 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व, है ना। मतलब डेल्टा यू तो सर अभी भी -3 रहेगा, सॉरी -3 की जगह +3 हो जाएगा। सर प्लस क्यों करा? क्योंकि बेटा ये ए से बी जा रहा था, अब वापस तो, है ना, बी से ए आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए माइनस का प्लस करना पड़ा। इतना तो समझ में आ रहा है। और हीट इवॉल्व कर रहा है बेटा -3, तो प्लस आपका W। तो अब ये -3 उधर जाके बेटा प्लस का हुआ, मतलब हम बोलेंगे क्या बेटा? इसका आंसर डी, 6 जूल ऑफ वर्क डन बाय द क्या आपका गैस, है ना। 6 जूल ऑफ वर्क विल बी डन, सॉरी प्लस का आया ना तो मैंने गलती कर दी। 6 जूल ऑफ वर्क विल बी डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो कि बच्चे इनसे क्वेश्चन से डरता है। अ पिस्टन filled with इतने मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबल फ्रॉम इतने टू इतने ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 37, ठीक है। आपसे बोल रहा है एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल ऑफ हीट, मतलब Q का तो प्लस 208 होना चाहिए, मतलब सर A या B में से आंसर। अब वो बोल रहा है वैल्यूज ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस। Q तो पता पड़ गया सर, W। अब बच्चों को बेटा कंफ्यूजन कि सर W कैसे निकाले? बेटा उसने जैसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है और आइडियल गैस, अभी मैंने क्या बोला कि डेल्टा यू हमेशा NCV डेल्टा T होता है। तो अगर उसने कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया है तो डेल्टा T 0 है, और उसकी वजह से डेल्टा यू 0 हो गया। और डेल्टा यू 0 हो गया बेटा, तो इसका मतलब सर Q प्लस W का सम 0। और अगर Q प्लस W का सम 0 है बेटा, तो दैट मीन्स W की वैल्यू, है ना, -Q, मतलब आंसर हो गया B, है ना। सर ये आपकी वजह से क्वेश्चन इजी लग रहे हैं कि ये वास्तव में क्वेश्चन इजी है बेटा। हम क्या होता है ना बेटा इतना, ठीक है ना, ऑब्वियसली बेटा ईयर लॉन्ग में कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो उसे पूरा पढ़ाना है, ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं, फॉर्मूले भी ज़्यादा लिखाने हैं, मतलब ज़्यादा, मतलब कि ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा। बट अब इस कोर्स का पर्पस क्या है बेटा? एक क्विक रिविजन, अच्छा रिविजन, है ना। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ Q W डेल्टा यू डेल्टा एच फॉर डिफरेंट प्रोसेस हम केवल और केवल आइडियल गैस के लिए करेंगे। तो अब मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूले। केवल पहला, अगर डेल्टा यू पूछ रहा है तो NCV डेल्टा T। दूसरा डेल्टा H पूछेगा बच्चों तो NCP डेल्टा T। तीसरा वर्क पूछेगा तो हमेशा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV से, समझे कि नहीं समझे। और चौथा बेटा हीट पूछेगा तो भैया डेल्टा यू प्लॉट लगाना है। अब और इसके अलावा बेटा पांचवा क्या, सिंस आइडियल गैस है बेटा तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको PV इक्वल टू NRT लगाना पड़ जाए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ बेटा, PV इक्वल टू NRT एक सरकारी समीकरण है ना, सरकारी समीकरण है ना, सरकारी संपत्ति का बेटा हम बोलते हैं ना बेटा, उपयोग हमें करना चाहिए बेटा सरकारी सुविधाओं का, हाँ, दुरुपयोग नहीं करना है। जरूरत हो तो PV इक्वल टू NRT बेटा किसी क्वेश्चन में आपको अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो मान के चलना बेटा 100% कि वहां पर आपका PV इक्वल टू NRT का यूज हो रहा होगा। बट आइडियल गैस है ना। अब अगर मैं बोलूं बेटा देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है सर? डेल्टा T तो हो गया 0। अब डेल्टा T 0 है तो आइसोथर्मल में कभी भी बेटा आपको डेल यू और डेल एच निकालने की जरूरत ही नहीं। अभी मैंने क्वेश्चन भी करा दिया ना, दोनों 0 होते हैं, ठीक है ना। और अगर ये 0 हो गया तो सर Q बराबर -W हो गया, खत्म। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन आते ही केवल आपको एक पैरामीटर निकालना है W, उसका माइनस कर दोगे तो Q, है ना। हो सकता है एग्जाम में वो चारों पूछ ले बेटा, बट हमें जरूरत ही नहीं है। अब इसमें भी बेटा, है ना, फॉर्मूले सुन लो।
अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, वर्क का फॉर्मूला, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क का फॉर्मूला है माइनस एन आर टी एल एन ऑफ V2/V1, या अगर वॉल्यूम न दे के प्रेशर दे दे तो माइनस एन आर टी एल एन P1/P2। सर ऐसा क्यों बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, अगर आप PV इक्वल टू NRT लगाओगे तो ये बेसिकली आपका P1V1 इक्वल टू P2V2 भी तो होता है, तो कभी कभी ये चालाकी करता है ना। और मान लो सर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो और अच्छा है, क्योंकि इरिवर्सिबल का प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो W का जनरल फॉर्मूला था, उसमें प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dV सर V हो जाएगा, ये लो दो फॉर्मूले खत्म। तो अब बस क्वेश्चन में ये देखना जरूर है रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल ना। आइए मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट, है ना, 300 केल्विन, है ना, एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 30 to 45, ये V1 V2 हो गया, अगेंस्ट ए कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर। तुरंत दिमाग में होना चाहिए सर ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, है ना, एट 80 किलो पास्कल। तो देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, सर W बराबर माइनस 80 किलो पास्कल है, तो सर इंटू 10⁻³ करा, ये पास्कल हो गया, इंटू सर V2 माइनस V1, 45 में से 30 गया सर, कितना आएगा 15, है ना। बट अगेन मैंने क्या बोला था बेटा, यूनिट में केयरफुल। अब पास्कल तो प्रेशर की ऐसा ही यूनिट है बेटा, यहाँ पर है डेसीमीटर क्यूब, है ना, जबकि मुझे तो बेटा मीटर क्यूब में रखना है। तो 1 मीटर क्यूब 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब होता है, मतलब इंटू 10⁻³ रखोगे, ये लो कैंसिल, और 15 इंटू 8 120, मतलब आपका आंसर हो गया बेटा 1200 जूल आपका आंसर, ठीक ना। चलो और देख लो भले, 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। सर यहाँ पर केवल आइसोथर्मल लिखा होता, रिवर्सिबल नहीं लिखा होता, तो बेटा बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप प्रोसेस को हमेशा रिवर्सिबल ही मानोगे, है ना। हाँ, अगर आइसोथर्मल के बाद कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है तो वो तो इरिवर्सिबल हो ही गई बेटा, कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसे आपको रिवर्सिबल मानना है। और रिवर्सिबल मानना है बच्चों तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, माइनस एन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, 5 है सर, आर उसने दे ही दिया 8.314। अच्छा इसको भी मैं थोड़ी सी एडवाइस देता हूँ बेटा कि 25/3 ले लो, भले नियरेस्ट इंटीजर ज़्यादा फर्क नहीं आता है। टेम्परेचर कितना 300, और सर एल के अंदर V2/V1 मतलब 100/10। अब आपको भी पता है बेटा एल 10 की वैल्यू 2.3 होती है, रखो बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। और देख लो 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट आर कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 720, है ना, यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 atm, हीट एक्सचेंज बोल रहा है। फिर से बेटा अब तो और सिंपल हो गया, यूनिट है ना, W बराबर -5, है ना, यूनिट का भी लफड़ा नहीं क्योंकि लीटर एटीएम। तो अगर इतनी आंखें, आँख कान नाक दिमाग खोल के करोगे कभी कोई क्वेश्चन में उलझोगे नहीं, है ना। -5 P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, सर 60 में से 20 गया मतलब -40, तो माइनस माइनस प्लस होकर बेटा आपके लिए वर्क की वैल्यू हो गई 200, ठीक है ना, ठीक है जी। और वर्क 200 है तो Q माइनस 200, तो हमें तो बेटा हीट एक्सचेंज बोल दिया है, तो हमें तो साइन से कोई लेना देना है ही नहीं। क्या आ रही मेरी बात सभी को समझ में? चलिए बढ़े आगे। अब एडियाबेटिक प्रोसेस आ जाएगी तो क्या करेंगे बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस का Q 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसके लिए डेल्टा U किसके बराबर हो गया, W के, ठीक है ना। और डेल्टा U किस फॉर्मूले से निकलेगा सर, NCV डेल्टा T से, और अगर डेल्टा H पूछेगा सर तो बस NCP डेल्टा T, ये लगा देना है। हाँ इतना जरूर ध्यान रखना कि एडियाबेटिक प्रोसेस, हालांकि केमिस्ट्री में यूज नहीं कराता बेटा ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों फॉर्मूले एक्स्ट्रा आपको पता होने चाहिए, बट इट इज ओनली फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी ध्यान रखना। ये केवल और केवल आपको एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए याद रखने हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, इरिवर्सिबल के लिए नहीं, है ना। और ये जो डेल्टा U बराबर W है बेटा, ये तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पर लगेगा, है ना। और इसका भी वर्क डन बेटा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 से कर सकते हो। आइए देखते हैं एक आधा क्वेश्चन, है ना। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड रिवर्सिबल इन एडियाबेटिकली, है ना, फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ 27, अगर वर्क डन 3 किलो जूल है, मतलब 3000 लिखा बेटा, है ना, इक्वल्स टू बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस बताओ, ठीक है ना। तो सर N 1 हो गया,
CV देखो अच्छी बात है बेटा, 20 दे ही दिए और इंटू डेल्टा टी, है ना। तो सर ये हो गया 150। आ रही मेरी बात सभी को समझे, है ना। तो ये डेल्टा टी है बेटा, अब शुरू का टेम्परेचर 27 मतलब 300, है ना। ठीक है, एक्सपैंड कर रहा है बेटा, ध्यान देना, तो इसलिए यहां पर आपको माइनस लिखना था, ठीक है ना। माइनस का 150 और डेल्टा टी क्या होगा सर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब 300, मतलब टी फाइनल कितना हो गया बेटा 150, है ना। और 10 से डिवाइड करने को बोला है, इसलिए आपका आंसर हो गया 15। ठीक है, कहानी खत्म। चलो, फ्री एक्सपांशन क्या होता है बेटा, ये भी कई बार जेईई मेंस में आ चुका है ना। फ्री एक्सपांशन मतलब एक्सपांशन इन वैक्यूम, है ना। एक्सपांशन इन वैक्यूम को हम बुलाते हैं फ्री एक्सपांशन, मतलब जिसमें कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, तो फ्री एक्सपांशन में पी एक्सटर्नल जीरो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। पी एक्सटर्नल जीरो। अच्छा, आप खुद सोचो, अगर पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो सर वर्क डन तो जीरो होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, है ना। अब बेटा फ्री एक्सपांशन ना साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल भी होता है एज वेल एज एडियाबेटिक भी होता है, ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। फ्री एक्सपांशन इज साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक। सर ऐसा कैसे, डब्ल्यू तो जीरो हो गया बेटा, आइसोथर्मल होगा तो चूंकि डेल्टा टी जीरो है, ठीक है ना, डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो हो गया, ठीक है। और डेल्टा यू जीरो हो गया तो फ्लॉट से क्यू जीरो हो गया, समझे कि नहीं समझे। डेल्टा एच भी जीरो हो गया, तो फ्री एक्सपांशन में सभी पैरामीटर जीरो होते हैं बेटा। JM 2024 की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, मुझे लगता है शायद 2-4 बार क्वेश्चन आए थे, है ना। देखो पहले मैं बता ही दूं ये। अब एडियाबेटिक में क्या होगा, एडियाबेटिक में बेटा, है ना, वर्क तो जीरो ही है। एडियाबेटिक में पहले आपने बोला सर क्यू जीरो है, क्यू जीरो है, वर्क तो जीरो है, इसका मतलब सर डेल्टा यू जीरो हो गया। अच्छा, डेल्टा यू जीरो हो गया मतलब सर डेल्टा टी जीरो हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब सर डेल्टा एच भी जीरो हो गया। तो इसीलिए बेटा बोला ही जाता है कि फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल भी है एज वेल एज एडियाबेटिक भी, दोनों एक साथ ही होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। क्या बोला बेटा, सब कुछ जीरो होता है और सब कुछ जीरो केवल और केवल लास्ट ऑप्शन है, कहानी खत्म। व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, है ना, देखो वैक्यूम आ गया, ठीक है, टू ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो ऐसे प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइसोकोरिक प्रोसेस होगी तो क्या होगा सर, डब्ल्यू ही जीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। और डेल्टा यू ही किसके बराबर हो गया बेटा, क्यू के। और इसलिए मैंने आपसे बोला ही था बेटा कि डेल्टा यू को ही हम क्यूवी बोलते हैं, है ना, डेल्टा यू को ही क्यूवी बोलते हैं। और ये किस फॉर्मूले से निकलेगा सर, एनसीवी डेल्टा टी से। और डेल्टा एच निकलेगा बेटा आपका एनसीपी डेल्टा टी से, खत्म। बस क्वेश्चन आए फॉर्मूला लगाओ। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में कोई भी चीज जीरो नहीं होती है बेटा, ध्यान देना ना। इसका डेल्टा यू निकलेगा किससे, एन सी वी डेल्टा टी से, ठीक है ना। वर्क किससे निकलेगा, माइनस ऑफ पी V2 माइनस V1, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये फॉर्मूला तो अभी आपने आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में लिखाया था। बेटा उसमें आइसोथर्मल भी होगा और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में केवल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होगा या कांस्टेंट प्रेशर होगा, तब आइसोथर्मल लिखा हुआ नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इस डिफरेंस से बचना, है ना। वर्क इससे निकाल लो और अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगा दोगे तो इसी को आप माइनस NR T2 माइनस T1 भी बोल सकते हो, ये ना। डेल्टा यू लगा दोगे, प्लॉट लगा दोगे तो क्यू आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बोला ही है बेटा कि कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही हम एंथैल्पी बोलते हैं और वो आपका NCP डेल्टा टी है। तो ये 4 फॉर्मूले ही बेटा आपको हर प्रोसेस के लिए, है ना, देख लो। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। अब इसमें कहीं आइसोथर्मल नहीं लिखा है बेटा, उसने बस बोला वर्क डन इन किलो जूल, है ना। तो W बराबर सर -1 बार में है, चेंज इन सर वॉल्यूम 1 to 10 मतलब 9 का, और किलो जूल में बोटा बेटा, है ना। तो अभी मैंने बोला था बेटा क्या कि बार लीटर को किलो जूल में बदलना हो तो 0.1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब आपका आंसर माइनस का पॉइंट। ऐसे सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके आते हैं, है ना। ठीक है जी, साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, है ना, साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो ठीक है, बस कुछ नहीं होगा बेटा। साइक्लिक प्रोसेस में आपको मान लो कोई डायग्राम दे देगा ऐसा, अब बोलेगा सब कुछ निकालो,
पीवी डायग्राम दे दे तो सब कुछ निकालो का मीनिंग क्या है बेटा, इस एरिया अंडर द कर्व को निकालोगे वो W हो जाएगा, डेल्टा U डेल्टा H पूछेगा तो 0, और प्लॉट लगा दोगे तो है ना, ये तो W हो गया, प्लॉट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लॉट लगाते ही Q बराबर -W। तो साइक्लिक का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए और खुशी की बात है, जैसे ये आया हुआ है देखो, an ideal gas undergoes a cyclic transformation starting from point A and coming back to same point by tracing the path A, B से C, वापस C से shown in the diagram, total work done। अब ऐसे क्वेश्चन को बेटा छोड़ के आना मतलब पाप है। ट्रायंगल का एरिया है हाफ, बेस सर है ना कितने का हो गया 20 का, और सर हाइट भी 20 की, तो इसलिए आपका आंसर हो गया कितना बेटा 200, है ना। अब बस इतना ध्यान रखना ये किलो पास्कल है डेसीमीटर क्यूब है, तो ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, अगर किलो पास्कल और डेसीमीटर क्यूब है तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, कैंसिल हो जाएंगे। इसका 10 पावर 3 आएगा, इसका -3, अभी एक क्वेश्चन में बताया था आपको, है ना। चाहे तो आप इसे भी छोटा था याद ही रख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, है ना। साइक्लिक प्रोसेस ये तो सही है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा यू बराबर -W, है ना, यही आपका गलत हो गया है क्योंकि डेल्टा यू W के बराबर होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का डेल्टा यू Q के बराबर सही है, आइसोथर्मल प्रोसेस का Q -W के बराबर, ये आपका सही है ना, तो गलत B वाला हो रहा है, ठीक है जी बच्चों। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अपना करते चलना है। चलो जी बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। आई होप हमारा प्लॉट तो झमाझम मस्त वे में क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बेसिकली आपसे बातें करता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की ना, और इसके ऊपर बेटा हम केवल वो सिंपल क्वेश्चंस की बातें करेंगे जो अभी तक हम शायद गलत करके आ रहे हैं, छोड़ के आ जा रहे हैं। डेल्टा जी के नाम से ही हमारा डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, डेल्टा एस को देखते ही हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। भैया ये खूब प्यारे फंक्शन है, आपको 4 नंबर देने हर साल पेपर में, हर पेपर में आते हैं, हर बार हर साल। अब की बार 4 नंबर पार, है ना, 4 नंबर और प्लस हम लोग करेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है बच्चों, एक ऐसी प्रोसेस जो अपने आप चलती है ना, या तो हल्का सा इनिशिएशन दे दो या हल्का सा, है ना, या विदाउट इनिशिएशन भी। जैसे अगर मुझे किसी चीज को जलाना है बेटा, कंबशन ऑफ कोल, एक बार माचिस की तीली से आग लगा दो, उसके बाद अपने आप ही जलता रहेगा, ठीक ना। और अगर मैं खुले कंटेनर में वाटर रख दूं तो इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये भी अपने आप में क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है बेटा, ये अपने आप नहीं चलती है ना, अगर आपको इन्हें चलाना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आपको इन्हें लगातार फोर्स देना पड़ता है, ड्राइविंग फोर्स कुछ होता है, और अगर आपने उस ड्राइविंग फोर्स को हटा दिया तो या तो ये प्रोसेस रुक जाती है या रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है ना। जैसे एक अगर मैंने आइस के क्यूब को बाहर निकाल के रखा तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट वो जो पानी बन गया बेटा अब उसका फ्रीज होना ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप फ्रीज नहीं होगा। ये फ्रीज तभी होगा जब आप इसे क्या करोगे, है ना, जब आप इसे फ्रीजर में रखोगे, है ना। और मान लीजिए आपने फ्रीजर में रखा बेटा और 10 मिनट के बाद लाइट चली गई, तो हो सकता है अभी पूरा ब्लॉक जमा ना हो, ठीक है ना। तो अगर आप उसे बाहर निकाल दोगे तो जितनी भी आइस जम चुकी होगी ना वो वापस क्या हो जाएगी बच्चों, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो देख ली, ड्राइविंग फोर्स था फ्रीजर का सपोर्ट, जब तक वो था तब तक प्रोसेस हो रही थी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बट एक बार वो प्रोसेस रुकी अपने आप ही प्रोसेस क्या हो गया, ठीक है ना, वो सपोर्ट हटा, अपने आप ही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। अब इसी को बेटा हमारे लिए सबसे ज्यादा एंट्रोपी की जरूरत पड़ती है। एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ क्या होता है आपका, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, है ना, एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस। ये एक स्टेट फंक्शन है ना, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ये ज्ञान तो मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ। ये एक बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मास के ऊपर डिपेंड करती है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी जानकारी मुझे होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या जानकारी होनी चाहिए, एंट्रोपी को हम बेटा डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना, एंट्रोपी को हम लोग डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, और मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस भी बुलाते हैं, है ना, और मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है। ये हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। और मैथमेटिकली एंट्रोपी किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, तो ds बराबर होता है बेटा आपका dq रिवर्सिबल बाय t, है ना। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा देखते ही बच्चों की, है ना, जब वहाँ पे वो गाना आ जाता है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, डर जाते हैं। हमें नहीं डरना बेटा, मैं केवल काम की चीजें बताऊंगा छोटी छोटी जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए ना। और अगर हम इसी को बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, T1 से T2, है ना। अगर कोई ऐसी प्रोसेस है बेटा जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब आप डी क्यू को एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रख दोगे, और अगर किसी एक प्रोसेस में जैसे है ना मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तब टी कांस्टेंट रहेगा, तब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्यू हो जाएगा। बस दो चीज़ें याद रखेंगे, काम हो जाएगा। यूनिट जरूर याद रख लें बेटा, तो इसकी यूनिट क्या होती है ना, चूंकि है ना डी क्यू है तो जूल पर मोल केल्विन, अगर आपसे मोलर एंट्रोपी की बात कर रहा है, अदरवाइज सिंपली जूल पर केल्विन अगर वो मुझसे टोटल एंट्रोपी की बात कर रहा है। बस है ना, इतना सा ध्यान रखें। ठीक, अब देखो स्टेटमेंट ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट डेल्टा एस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बोथ डेल्टा एस एंड एस आर। अब एस और डेल्टा एस में अंतर क्या है बेटा, एस एंट्रोपी है सर, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है ना, और दोनों ही बेटा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो सीधे सीधे हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी फॉर बॉम्बे, कहानी खत्म। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमें करते आना चाहिए, है ना, बाउंसर वाले नहीं बेटा। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच सर कैसे निकालते हैं, है ना, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच में बेटा अगर आपको डेल्टा एच किसी रिएक्शन का निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन का जो सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, बस दो ही केस के मैं 3 केस बताऊंगा इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला किसी रिएक्शन का डेल्टा एस आर निकालना, वो कैसे निकालते हैं, है ना, समेशन ऑफ न्यू आई इंटू मोलर एंट्रोपी आई ऑफ किसका, प्रोडक्ट, माइनस समेशन ऑफ, है ना, न्यू आई इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चे फॉर्मूले से ही डर जाता, मेरे को भी पता है बेटा, मैं खुद जानता हूँ, है ना, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अनुभव है कि बच्चा डर जाता है ना, बट इससे डरना नहीं बेटा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो मान लीजिए मैंने आपको रिएक्शन दी 2A गिव्स 3B प्लस 4C। अब मैंने आपसे बोल दिया इनकी जो मोलर एंट्रोपी है, सपोज करो इसकी 200 है, इसकी 300 है, इसकी 400 है ना, मोलर एंट्रोपी है तो ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है ना। बस इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको बेटा कि अभी मैंने 200 300 400 सिंपल डाटा लिखा है, हो सकता है वो 200 300 400 ना लिख के आपको डराने के लिए, है ना, 189 205 ऐसे लिख दे, तो उतनी तो बेटा कैलकुलेशन तो देखो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसका अगर कोई मीनिंग पूछे कि सर एक तरफ तो आप सिंपल बातें कर रहा हो और ऊपर से सर डरा भी रहे हो, डरा नहीं रहा हूं बेटा, बस ये है ऑब्वियसली मोलर एंट्रोपी बेटा 1 मोल की है ना, 1 मोल की है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सर बी के कितने मोल हैं, 3, तो बस मैंने यही लिखा है कि जो मोलर एंट्रोपी जिस प्रोडक्ट की हो उसको न्यू आई मतलब उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि आपको गिवन जो रहेगी बेटा 1 मोल की। अब रिएक्शन में तो बेटा बी के 3 मोल, किसी में 5, किसी में 10, किसी में आधा, ये तो बेटा रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो बस हमें क्या करना है सर 3 इंटू 300, ठीक है, प्लस 4 इंटू 400, ठीक है ना। सी के 1 मोल की 400 तो 4 मोल के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा, सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। 3 इंटू 300 माइनस बेटा अब रिएक्टेंट सर एक ही है, 2 इंटू 200। अब आप बताओ बेटा अगर इतनी सिंपल सी चीज आ रही है और इसे हम छोड़ के आ रहे हैं तो फिर पापी कहलाएंगे ना बेटा, है ना। 900 प्लस 1600 2500 और उधर से सर 400 गया 2100, कहानी खत्म, ठीक है। इसके अलावा बेटा आती है फेस चेंज, जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कोई बोलेगा तो सिंपली डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी, कहानी खत्म। हम ज्यादा बाउंसर चीजों में जाएंगे ही नहीं, काम की चीजें बेटा। और ये टेम्परेचर जो होता है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये जो टेम्परेचर होता है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, क्योंकि फ्यूजन की बात हो रही, ठीक है ना, कहानी खत्म। देखो 30.4 kilojule of heat is required to melt 1 mole of sodium chloride and the entropy change at the melting point इतना है, melting point of sodium chloride बताओ। अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो करके आएंगे ना बेटा एग्जाम में, है ना। ये है बेटा किसकी वैल्यू, सर ये है आपका किसकी वैल्यू, एंट्रोपी चेंज की, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही ऊपर, सर देखो अब इसकी यूनिट जूल है बच्चों, वहां है किलो जूल, तो इसको हमने 30,400 लिखा और नीचे टी, बस ये जो टी होगा बेटा यही आपका उसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, केल्विन में, कहानी खत्म। अब नियरेस्ट इंटीजर बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, बस इतना सा तो ध्यान रखना है ना, मतलब टी आपका 304 अपॉन सर 284, इतना तो करेंगे, है ना। देखिए रहा बेटा पहले 1 बार जाएगा सर, 1 बार जाएगा तो 20 बचा, सर एक जीरो कॉमन ले लिया तो 200 हो गया, और 200 हो गया तो सर लगभग मुझे जो लग रहा है सर 7 बार चले जाएगा, हाँ है ना सर, लगभग 7 बार चले जाएगा, ठीक है जी, लगभग 7 बार चले जाएगा। तो आप देख लो अगर मैं रफ आंसर दूं, देख लो, है ना,
1070 केल्विन के आसपास आपका आंसर आ रहा है ना, ठीक है जी। तो दिख ही रहा है बेटा हमें। चलो, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, इसमें भी सेम है बेटा। डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज नथिंग बट डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी। कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है ना। अब इसमें भी देख लो। अब ये बताओ बेटा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन है 300 किलो जूल पर मोल, 30 सॉरी है ना, तो इसको मैंने 30,000 लिखा है ना, डिवाइडेड बाय टी, और ये टी ही कौन सा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो उसने आप, और ये है 75, ये तो कितना, कैलकुलेशन भी सिंपल है सर, सीधे सीधे 400 केल्विन, ठीक है ना। देख लो, अब उसने थोड़ी सी चालाकी करी, उसने बॉइलिंग पॉइंट वर्ड नहीं बोला बेटा, उसने बोला है टेम्परेचर ऑफ द वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो अगर आप मेरे लिक्विड सॉल्यूशन का वीडियो देख चुके हो तो उसमें हमने बोला ही था बेटा कि वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर जो होता है बेटा, है ना, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, उसी को हम उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बुलाते हैं, बस, है ना। और मैं कह रहा हूँ बेटा, एग्जाम में हमें ये भी नहीं याद आ रहा है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि हो गया, है ना। प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, तो मैंने क्या बोला, मैं कल 3 चीज़ों की एंट्रोपी बताऊंगा। एक फेस चेंज, उसमें फ्यूजन वेपोराइजेशन खूब ज़्यादा आता है, ठीक है ना। दूसरा बेटा केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना, क्योंकि अभी हमें डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को देखना है ना, ठीक है। और तीसरा बेटा साइन प्रेडिक्ट करना कि इनमें से किसका डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। तो बस इतना सा चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना, इतना सा चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होगा बेटा, डेल्टा एस का साइन सर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटी से बेटा, है ना। देखो ऑब्वियसली अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो या लिक्विड से गैस जा रहे हो, तो सॉलिड में बेटा रैंडम मोशन कम होता है पार्टिकल्स में, तो ऐसे चेंजेस में एंट्रोपी लगातार बढ़ती जाएगी, है ना। अब अगर इसका उल्टा होगा तो एंट्रोपी घटेगी भी, मतलब अगर गैस को लिक्विड में ले जा रहे हो तो घटेगी, लिक्विड को सॉलिड में ले जा रहे हो तो घटेगी, है ना। इसके अलावा बेटा दूसरा, केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर बात करोगे तो केमिकल रिएक्शन में बेटा हम, है ना, सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन में जो मेजर चेंज इन एंट्रोपी होता है वो गैस की वजह से, है ना, गैस की वजह से। तो इस वजह से क्या होगा बेटा, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा, है ना, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होगा, और अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा डेल्टा एस आर नेगेटिव होगा। हाँ, बट इसमें एक बच्चा मिस्टेक जो कर देता है कि इसका मतलब सर डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो हम डेल्टा एन जी डेल्टा एस आर को जीरा जीरा नहीं, है ना, मेरे मुंह से जीरा निकल रहा है, उठ के मुंह में जीरा, एकदम जीरे की याद आ गई, है ना, ठीक है। तो जीरा नहीं बोलेंगे बेटा, तब हम इसे जीरो बोलेंगे, नॉन जीरो बोलेंगे ना, ये जरूर ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। क्योंकि बेटा किसी भी, है ना, जीरो नहीं बोलोगे, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस आर कभी जीरो नहीं हो सकता बेटा, है ना। सर कहना क्या चाह रहे हो बेटा आपको, चलो अगर कंफ्यूजन होता है तो हमारा इस सेशन का काम है छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर हो रहे। देखो मैंने ये रिएक्शन लिखी बेटा आपके लिए, है ना, अब मैंने ये रिएक्शन लिखी है, तो सर डेल्टा एन जी तो पक्का जीरो है। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या इसका डेल्टा एस जीरो होगा, है ना। अगर आप डेल्टा एस जीरो बोल रहे हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो बेटा कि बी और ए की एंट्रोपी सेम है, तभी तो जीरो होगा, एक एक मोल लिखा है मैंने दोनों का, और ये तो संभव ही नहीं बेटा। दुनिया में कोई दो सब्सटेंस ऐसे नहीं हो सकते हैं बेटा, है ना, जिनकी पूरी सब कुछ आइडेंटिकल एंट्रोपी, मतलब इन जनरल बेटा मैं कह रहा हूँ, दुनिया में ट्विंस भी जो होते हैं ना बेटा, उनकी भले पूरा फेस कट वगैरह सब कुछ आइडेंटिकल हो, हाइट वाइट, बट स्टिल कुछ आदतों में तो डिफरेंस होगा ही ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तो इसलिए, है ना, इस एग्जाम्पल से आप इसे जरूर ध्यान रखें। और सर डेल्टा एस के साइन को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, डेल्टा एच को, डेल्टा एच तो बेटा, है ना, उसमें भी वही, सॉलिड लिक्विड में आ रहा है तो हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड गैस में जा रहा है तो हीट देनी पड़ेगी। सर गैस लिक्विड में बदलेगा तो हीट रिलीज होगी, सर लिक्विड सॉलिड में बदलेगा तो हीट रिलीज होगी, है ना। कहीं पर बेटा बॉन्ड टूट रहे होंगे तो हीट देनी पड़ेगी, कहीं बॉन्ड बन रहे होंगे तो हीट रिलीज होगी। जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन देखो, एंट्रोपी डिक्रीज है, इसमें तो केवल एंट्रोपी पूछी है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तुरंत हाँ सर वाटर फ्रीज हो रहा, मतलब सर आप लिक्विड फेज से गैस फेज में जा रहे हो, है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस हो या -10। अब बच्चा क्या होता है, इससे कंफ्यूज हो जाता है, बेटा हमें केवल फ्रीजिंग ऑफ वाटर बोला है, मतलब हमें ये देखना है कौन किस में जा रहा है, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें देखो रिएक्शन लिख दी बेटा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस के आपका, है ना, 2NH3 गैस, तो यहाँ पर बेटा आपका डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है, तो सर इसमें भी होगा, है ना। एड्सॉर्प्शन ऑफ CO गैस ऑन लेड सरफेस, CO पहले मस्त मोला की तरह इधर उधर घूम रहा था गाना गाते हुए, मोला मेरे जैसे लेड की सरफेस आई, है ना,
तो उसने सीधे क्या करा बेटा, ओला मेरे, है ना, सीधे गिरा के अपनी सरफेस पे चिपका दिया, रैंडम मोशन कम हो गया। इसका मतलब इसमें भी होगी बेटा, है ना। और डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, उल्टे सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में जा रहे हो बेटा, तो ये इसमें नहीं होगी, मतलब सीधे सीधे आंसर ए, ठीक है ना। या फॉर विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा एस नेगेटिव है ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का नॉलेज भी लगा दिया कि डायमंड ग्रेफाइट में जा रहा है। अब डायमंड भैया पैकिंग खूब अच्छी है सर, और है ना, ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा, है ना, थोड़ा सा अगर इनऑर्गेनिक का नॉलेज कि डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम, जबकि ग्रेफाइट में बेटा ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 3, तो बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी उसमें है डायमंड में, मतलब पैकिंग भी अच्छी होगी, मतलब रैंडम मोशन कम होगा, ठीक है ना। मतलब आप मोर स्टेबल फॉर्म से लेस स्टेबल, तो नेगेटिव इसी में होगा। बाकी सब में देख लो बेटा, इसमें देखोगे सर, इसमें कैसे देखें, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से रैंडम मोशन बढ़ता ही है। और अगर इसको भी समझने में आपको दिक्कत होती है बेटा, अभी आप मस्त जो मेरा लेक्चर देख रहे हो, है ना, अपने भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, किसी को भी बोल दो कि एक चम्मच बिल्कुल मस्त गर्म करके आपके हाथ पे आके चिपका दे, अपने आप देख लोगे आपकी रैंडम मोशन कितनी बढ़ जाएगी, कैसे उछलोगे, मारा कुटी पे मदद उतर आओगे, है ना। तो बढ़नी ही बढ़नी बेटा, उसमें तो कुछ बोलने की बातें ही नहीं है ना। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अगर आपको टेम्परेचर का फील नहीं होता है करके देख लेना, है ना। इसमें देखो बेटा H2 से 2H, डेल्टा Ng पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। सर इसमें कैसे बोलोगे बेटा, 1 ATM से 5 ATM जाना, मतलब प्रेशर का बढ़ना, और प्रेशर बढ़ने का मतलब, है ना, ठीक है ना, दोनों तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, है ना, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। अच्छा, हमने गलती से आंसर इसका ये दे दिया, इसमें तो बढ़ रही है ना, बोला सही था, है ना। तो वॉल्यूम कम हो रहा है बेटा, अब वॉल्यूम कम हो रहा मतलब गैस मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए जगह कम मिल रही है, और अगर गैस मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए जगह कम मिल रही है तो भैया रैंडम मोशन कम होगा ना, तो आंसर डी होगा मेरा, है ना। अपन ने ए का एक्सप्लेनेशन तो सही दिया कि भैया ये ज्यादा स्टेबल है ना, वो कम स्टेबल है, तो ऑब्वियसली भैया एंट्रोपी तो बढ़ रही होगी ना, टिक गलत कर दिया। चलिए, गिब्स एनर्जी बेटा, इससे खूब ज्यादा बच्चे डरते हैं भैया, इससे डरने की जरूरत नहीं बेटा, बड़ा प्यारा सा फंक्शन है गिब्स अंकल, है ना, G बराबर H माइनस क्या TS, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो बेटा। और डेल्टा जी की बात करोगे तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें बेटा JM 2025 की भी बात करूंगा तो आपके भैया 4 क्वेश्चन आए हैं केवल इस इक्वेशन के ऊपर, आउट ऑफ जो 10 पेपर हुए हैं 4 पेपर में एक एक क्वेश्चन आया, तो इसको छोड़ के आना महापाप है। इसमें बस चालाकी क्या होती है ना बेटा, हो सकता है आपकी किस्मत अगर उस दिन थोड़ी अच्छी ना हो, तो ये हो सकता है कि आपको डेल्टा एच भी खुद निकालना पड़े और डेल्टा एच भी खुद निकालना पड़े, है ना। सर खुद निकालने से मीनिंग क्या है आपका, खुद निकालने से मेरा मीनिंग बस इतना है बेटा कि आपको कोई रिएक्शन दे देगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, वैसे ही बेटा डेल्टा एच को भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकालना पड़ सकता है, बस, ठीक है ना। इतनी कैलकुलेशन हमसे करवाता है, अदरवाइज गिब्स एनर्जी सबसे सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखो विच आर द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस पी डब्ल्यू वी, है ना, अब पी डेल्टा वी, अब बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देता है, भैया ये फ्लॉट है बेटा, सिंपल सा, ये सिंपली फ्लॉट है, बट फ्लॉट में था डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू को हम माइनस पी डेल्टा वी लिखते हैं, मतलब गलत, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा है। अब यार फॉर्मूला पूछेगा बेटा, और हम भी कुछ करना चाहते हैं यार, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। डेल्टा एच बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय टी, बिल्कुल सही है, और है ना, इसके अलावा बेटा डेल एच बराबर डेल्टा यू, है ना, प्लस डेल्टा एन जी आर टी था, मान लो यहाँ प्लस भी होता बेटा तो भी मैं गलत मानता क्योंकि डेल्टा एन जी होना चाहिए था। तो अभी राइट नाउ बेटा हमारे करेक्ट आंसर बी एंड सी जा रहे हैं, मतलब हमारा आंसर जो होगा सी फॉर कैलकाटा, है ना। तो प्लीज इस पर्टिकुलर बेटा, इस पर्टिकुलर सेशन का मतलब समझिए कि उन इजी क्वेश्चंस को जिन्हें आप अभी तक टफ मान के, या केवल कि भैया सर इतनी सारी चीजें थी मैं तो पूरी ही पढ़ते रह गया, और इसलिए जो काम की चीजें थी या इजी चीजें थी मैं उन पे ही ध्यान नहीं दे पाया, इस सेशन का पर्पस समझे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, डेल एच बराबर डेल यू, है ना, प्लस पी डेल्टा वी होना चाहिए था, पहला ही आंसर हो गया। अगला देखो फ्लॉट है ना, अगला बेटा ये तो बिल्कुल सही है बेटा, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग या तो पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम जीरो हो सकता है, और ना डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस होता ही। चलो, प्रेडिक्शन ऑफ डेल्टा साइन ऑफ डेल्टा जी आर ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच आर एंड डेल्टा एस आर, ये भी
आपका जेई मेंस का एक फेवरेट टॉपिक है बेटा, है ना। ठीक है, हमें ये पता है बेटा डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो हम प्रोसेस को क्या बुलाते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी जब इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो ऐसी प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस। समझे। तो अब सर इस टॉपिक का मीनिंग क्या है बेटा, इस टॉपिक का मीनिंग है ना, कि भैया अगर मैं आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन दे दूं तो आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए, है ना। उसके लिए बेटा मैं छोटा सा आपको जो जेएससी बता दे रहा हूँ वो तुरंत याद रख लेना, है ना। काफ़ी क्वेश्चन भर भर के आए हैं, मैं आपको सीधे सीधे जेएससी बता दे रहा हूँ इसका मस्त वाला, इसके बाहर कुछ नहीं जा सकता है ना। क्या है जेएससी सर आपका, पहला, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो ऐसी प्रोसेस बेटा इसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आपको टेम्परेचर देखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। ठीक है जी। दूसरा, है ना, दूसरा अगर डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब दोनों उल्टे हो जाए, सर ऐसा क्यों है, अगर लॉजिक वैसे तो बेटा देखो फॉर्मूला है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एच। अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हो मैंने डेल्टा एच को नेगेटिव लिया है, देखो डेल्टा एच को पॉजिटिव लिया है, ठीक है ना। तो भैया ये पहली टर्म भी नेगेटिव हो गई, दूसरी टर्म भी नेगेटिव हो गई, तो डेल्टा जी बेटा हमेशा ही नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी अगर हमेशा ही नेगेटिव है तो सर फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ठीक है ना। ऑलवेज टेम्परेचर कुछ भी हो, आखिर मिनिमम टेम्परेचर कितना ले लोगे बेटा, 0 केल्विन ही तो लोगे। तो अगर आपने 0 भी लिया तो डेल जी बराबर डेल एच हो गया, और डेल एच हो गया तो डेल एच तो नेगेटिव, है ना। और अच्छा सर दूसरे वे में अगर लॉजिकली समझना चाहे कि सर ऐसा हुआ क्यों है, तो लॉजिकली बेटा इसीलिए हुआ है ऐसा बिकॉज 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 हर प्रोसेस चाहती है बेटा कि उसका एनर्जी कंटेंट कम हो, स्टेबिलिटी चाहता है बेटा, है ना। अब ये मार्कर जैसे पेन है बेटा इतनी ऊपर से मैंने रखा है, यहाँ से अगर मैं छोड़ूंगा ना हो सकता है टूटने के चांसेस बढ़ जाए इसके बेटा, है ना। और अगर मैं थोड़ा नीचे कर दूं बेटा तो तब रिलेटिवली, है ना, टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब सिस्टम स्टेबल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम होते ही, ठीक है ना, सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो इन जनरल यही है। और रैंडमनेस तो बेटा हर जगह बढ़ी रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं हाथ वाथ भी हिला रहा हूँ ये भी तो रैंडमनेस है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस डिसऑर्डरनेस, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा जब ये दोनों फैक्टर आप उल्टे कर देते हो, जब आपने इन दोनों फैक्टर को उल्टा कर दिया तो ऐसी प्रोसेस का डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा एट ऑल टेम्परेचर। मतलब फर्स्ट केस में प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, सेकंड केस में प्रोसेस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, कुछ भी कर लो। अब बचता है बेटा जब एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा हो और एक फैक्टर अपोज, कि मान लो सर डेल एच नेगेटिव है और डेल एस भी नेगेटिव है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा कि आप पहले तो अपने दिमाग में ये याद कर ले कि टेम्परेचर का रोल केवल तभी आएगा जब दोनों सेम साइन के होंगे, है ना। टेम्परेचर का रोल तभी आएगा जब दोनों सेम साइन के होंगे, ठीक है जी। टेम्परेचर का साइन तभी आएगा जब दोनों सेम साइन के होंगे, अदरवाइज तो देखो। अब ऊपर वाले भी याद रखने की ट्रिक बताऊं बेटा छोटी सी, ऊपर वाले को कैसे याद रख सकते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच पहले आता है बेटा तो नेगेटिव है, एस बाद में आता है तो पॉजिटिव है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा MNOP, MNOP, एन पहले आ रहा है मतलब पहला वाला नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा वाला पॉजिटिव। मान लो कभी भूल जाते हो आप तो मैं इसलिए, है ना, आपको एक कोड भी बता दे रहा हूँ छोटा सा। तो ये याद हो गया तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, और ये तो याद हो ही गया कि टेम्परेचर का रोल केवल और केवल तभी देखना है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, मतलब सेम साइन के हों दोनों, ठीक है ना। ठीक है जी, जैसे चार्जेस में बोलते हैं ना बेटा सेम वाले रिपेल करते हैं, ठीक है ना, और डिफरेंट साइन वाले अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सेम वाले हो गए, है ना। इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें सोचना पड़ेगा बेटा, तो बस इसमें कंडीशन में बता ही दे रहा हूँ। पहली वाली प्रोसेस जो होगी बेटा, है ना, लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी नेगेटिव रखती है और हाई टेम्परेचर पर, ये सब आया कहाँ से है सर, इसी इक्वेशन से आ रहा है बेटा, इसी इक्वेशन से। बट अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि इतना तो छोटी छोटी चीजें याद रख के जाओगे ना, एग्जाम में क्यों निकालेंगे। और अगर इसका याद हो गया बेटा तो ऑब्वियसली अगले वाले का उसी का उल्टा होना है, मतलब अगला वाला बेटा हाई टेम्परेचर पर, है ना, डेल्टा जी नेगेटिव रखेगा और लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी पॉजिटिव रखेगा, ऐसा कहानी खत्म, ठीक है ना। बस इतना चार्ट याद रखो और अभी से देख लो। अब बोल रहा है फॉर द रिएक्शन दिस डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एच इतना है, रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस अबव। कुछ नहीं करना है बेटा, केवल डेल्टा एच, है ना, बस इतना ध्यान रखना वो किलो जूल में बेटा। और अच्छा दोनों ही किलो जूल में थे, फिर क्यों चेंज करें, 0.2 ये 0 हो गया बेटा, आपका आंसर है 2000,
है ना। अब इससे चिंता मत करना कि सर ये तो अबव लिखा हुआ है, बिलो लिखा हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप तो बस, है ना, आप तो बस बेटा सीधे डेल्टा एच, है ना, टेम्परेचर जब भी पूछेगा आप डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का रेशो ले लेना, अपने आप आपको पता पड़ जाएगा, है ना। अब देखो, अ प्रोसेस विल, ये सब जेई मेंस के पुराने आगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा। अ प्रोसेस विल स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, अभी ट्रिक बता दिया, पहला वाला एच वाला नेगेटिव, एस वाला पॉजिटिव, है ना, एच नेगेटिव सर और एस पॉजिटिव, टिक करा, 4 नंबर लिए, आगे बढ़े। एक प्रोसेस का डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एस इतना है, चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव इज द, अब ये भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं बच्चों, जबकि मैं वही बता रहा हूँ कि इनको क्यों छोड़ना है सर, 200 जूल है और ये 40 है, 200/40 हो गया सर 5, ये रहा आंसर, है ना, ठीक है ना। बट अब ये 5 तो बेटा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, आ रही बात समझ में, इससे ऊपर जो भी टेम्परेचर आप कर दोगे आपकी प्रोसेस हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, स्पॉन्टेनियस। आई मेरी बात सभी को समझ में, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, बेटा ये जो अभी तीनों सवाल करे ना वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ही बेसिकली, क्योंकि डेल्टा जी 0 का मतलब इक्विलिब्रियम है, और डेल्टा जी 0 का मतलब इक्विलिब्रियम है, तो टी अपने आप ही किसके बराबर होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। अब इसके ऊपर भी भर भर के क्वेश्चन आए, ये सब क्वेश्चन वही है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का इतना है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इतना है, टेम्परेचर बताओ, बस दोनों का डिवीजन करो, ठीक है ना, और आंसर पाओ, ठीक है। फॉर द रिएक्शन देखो, डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एच इतना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, अब इसमें मैग्नीट्यूड मतलब इसमें कैलकुलेशन करा दी बेटा। अब बेटा कुछ तो कराएगा ना, 4 नंबर अगर दे रहा है आपको, डेल जी बराबर सर डेल्टा एच है सर माइनस का 57800 है ना, जूल में बदल दिया मैंने, और माइनस ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, सर टेम्परेचर है 298 इंटू 176, तो इतना भी नहीं करेंगे बेटा तो फिर तो देखो कोई मतलब ही नहीं बेटा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा, बस इसको मल्टीप्लाई करा, इसमें से माइनस करा, आंसर आ गया नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। चलो, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी कैसे करते हैं बेटा, कभी कभी दो रिएक्शन आपको देकर उनके डेल्टा जी पूछ लेता है ना। देखो, पहली रिएक्शन का डेल्टा जी1 दिया है, दूसरी का डेल्टा जी दिया है, आपसे बोल रहा है इस रिएक्शन का निकालो, है ना। अब अगर आपको याद हो तो मैंने, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आप मेरा देख चुके हो तो मैंने उसमें क्या बोला था, आपको याद आ रहा है कुछ, कि आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, है ना, आपको बस ये देखना होता है कि Fe2O3 रिएक्टेंट साइड है, हाँ सर रिएक्टेंट साइड है, मतलब पहली चीज को मेरे को चेंज नहीं करना है, ये 1487 ही रहेगा, है ना। अच्छा, कोफिशिएंट देख लो सर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं करना है ना, ठीक है। अब देखें बेटा, सीओ किस रिएक्शन में आ रहा है सर, नीचे वाली रिएक्शन में, और सीओ सर किस साइड है, लेफ्ट साइड ही है, हमें भी लेफ्ट साइड चाहिए, कहानी खत्म, है ना। तो इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये माइनस का 514 ही रहेगा, मतलब ये माइनस का 514 ही रहेगा, ठीक है जी। बट बेटा, है ना, देखो सीओ का कोफिशिएंट कितना है 6, यहाँ कितना है 2, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से बेटा, है ना, ठीक है ना, ये चीजें बस ध्यान रखनी पड़ती, तो इंटू 3 करो, है ना। अब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हें बच्चों को कहता हूँ पूरा कैलकुलेट क्यों करोगे, दिख ही रहा है, ये सर माइनस का 1500 है, ये 1487 है, मतलब सर आंसर माइनस में ही आएगा, है ना, 514.4 है, अच्छा, है ना, आंसर सर माइनस में ही आएगा, पक्का, हाँ या ना सर, आएगा ही आएगा, ठीक है ना, माइनस वाली टर्म पढ़ी है, और सर वो पक्का माइनस का 56 ही होगा, है ना, क्योंकि यही, मगर मैंने 1500 भी लिया बेटा तो माइनस का 13 हुआ, और माइनस में अभी बेटा 42 और जुड़ गया, आ गया, खत्म, ठीक है। चलो जी, तो गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी बेटा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, हॉट फेवरेट टॉपिक्स बता रहा हूं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या इसी को बेटा लॉग में बोलोगे तो -2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आओगे बेटा तो पापी नहीं महापापी कहलाओगे। अब वो बोल रहा है फॉर द रिएक्टिव टेम्परेचर इतना है, डेल्टा एच इतना है, डेल्टा एच इतना है, वैल्यू ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम बताओ, मतलब पहले क्या करना है बेटा, पहले सर डेल्टा जी नॉट निकाल ले, 77.2, है ना, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल में बदल दिया, माइनस सर 400 टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस 122, देखो पहले ये निकाला बेटा हमने, है ना, हाँ या ना, और इसको निकाल कर बेटा बस इसी को आपने क्या कर दिया, माइनस सर 2.3 ले लो, आर जूल में है तो 8.3, टेम्परेचर 300 इंटू, सॉरी टेम्परेचर 400, और इंटू क्या बच्चों मेरे, लॉग के, इंटू क्या मेरे बच्चों, लॉग के, ठीक है ना। अब
अननेसेसरली क्यों करोगे कैलकुलेशन बेटा, 2 जीरो सब जगह से हटा दो। अब इतनी सी कैलकुलेशन करके बस आपको किसकी वैल्यू निकाल लेनी बेटा, लॉग की। तो इतना तो करवाएगा ना बेटा आपको, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा, देखो वापस वैल्यू ऑफ लॉग के फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच दिया है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपकी है ना किस्मत और अच्छी हो गई कि इसमें खुद उसने वैल्यू दे दी बेटा आपको, 2.303 आरटी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके दे दी। तो जो बेटा सिंसियरली थोड़ा सा भी ढंग से समझ के जाता ना बेटा, देखो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो भैया जो ढंग से हिम्मत करके इतनी चीजें याद रख के जाएगा, उनका भगवान भी साथ देने आएगा बेटा एग्जाम में, परम पिता परमात्मा। अब देखो उनको कितना आसानी हो गया है ना, कि भैया वैल्यू मल्टीप्लाई करके दिए बेटा। आ रही बात समझ में? और पक्का बता रहा हूँ बेटा, ये 5705 है ना, तो थोड़ा मेरे साथ कैलकुलेशन ट्रिक भी समझ के जाना कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही बैठ रहा होगा कि वो इतना ही बने। जैसे करके दिखाता हूँ मैं आपके लिए, माइनस का 54070, ठीक है, किलो जूल को जूल में बदला, माइनस टेम्परेचर है 298 और ये है 10, मतलब 2980, समझे? अब आप देख लो इनको, अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूं, माइनस जीरो का जीरो, 7 + 8 15, ठीक है ना, 9 + 1 10, 5 + 2 6 + 1 7, देख लो बेटा। तो ये मैं कह रहा हूँ बेटा, और इधर क्या हो जाएगा सर, माइनस का 2.03 आरटी, उसकी वैल्यू दे ही दी है, और सर लॉग के। अब बताओ बेटा, जिनकी किस्मत साथ दे गई, ये सीधे सीधे आंसर आ गया 10। तो ये देती है बेटा उनकी जो ईमानदारी से मेहनत करके जाते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब है बेटा थर्मोकेमिस्ट्री, इससे भी बच्चे है ना डरते हैं, बट इसमें भी बेटा मैं 10-12 क्वेश्चन प्यार से सिंपल लाया हूँ। अब इसमें बस इतना है बेटा थर्मोकेमिस्ट्री में कि यहाँ पर पूरी बातें केमिकल रिएक्शंस के लिए होती है, केमिकल रिएक्शंस और कुछ नहीं, है ना, ठीक है। लॉज यूज इन थर्मोकेमिस्ट्री, 2 ही लॉ है बेटा। पहला लॉ होता है कौन सा आपका, हैश लॉ। हैश लॉ बस इतना बोलता है कि किसी रिएक्शन को बेटा एक स्टेप में कराओ। मान लीजिए आपने ए को बी में बदला है ना, और इसका डेल्टा एच है कितना, एक्स, ये सिंगल स्टेप में। अब अगर आप इसी को बेटा 2 स्टेप में करते हो, मतलब पहले सर मैंने ए को सी में बदला, सर इसका डेल्टा एच है वाई, फिर मैंने सर सी को बी में बदला, इसका डेल्टा एच है जेड। तो हैश लॉ बस इतना ही बोलता है बेटा, किसी रिएक्शन को आप सिंगल स्टेप में कराओ या मोर देन 1 स्टेप में, एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। और इसका भी लॉजिक बस यही बेटा, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब सर x बराबर किसके बराबर हो गया बेटा, y + ये है। अब सर इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, क्या भर भर के आए हैं बेटा, देख लो आपसे बोल रहा है इस रिएक्शन का बताओ, है ना, ये सब बेटा इस तरह के क्वेश्चन मतलब हैश लॉ ही है। और इनके लिए ट्रिक मैंने बता दी, क्या ट्रिक बताई, आपको फाइनल रिएक्शन को देखना है। सर सी ग्रेफाइट लेफ्ट साइड है, सर ये रहा लेफ्ट साइड, मतलब मुझे इसे चेंज नहीं करना है, सर ये -y ही रहेगा। सर CO जो है ना, सर आप O2 को क्यों नहीं देख रहे हो बेटा, मैं फाइनल रिएक्शन को देखूंगा पहली चीज, और अनकॉमन स्पीशीज को देखूंगा, है ना, कॉमन वाली तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगी, ये रूल सुन लो मेरा। CO, अब CO किस तरफ आ रहा है सर, प्रोडक्ट साइड आ रहा है, रिएक्टेंट साइड आ रहा है, सर चाहिए प्रोडक्ट, मतलब ऊपर वाला जो है सर रिएक्शन पहले तो उल्टी होगी, सर उल्टी होगी तो माइनस मतलब है ना प्लस हो गया, ठीक है ना, ये -x था तो +x हो गया, ठीक है। अब दूसरा सर कोफिशिएंट सर उसका 2 है, हमें तो 1 चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड भी करना है, तो ये आंसर है बेटा, मतलब सर सीधे सीधे आपका आंसर बॉम्बे। अब इतना काम भी नहीं करोगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। और JM 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में आ चुके हैं, तो गारंटीड अप्रैल अटेम्प्ट में आएंगे। अब देखो वहाँ न्यूमेरिक का, वहाँ अननोन में एक्सप्रेशन में पूछा, यहाँ वैल्यूज वाइज पूछ लिया कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच बताओ। अब इसमें भी वही करना, और अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेटा ABCD लिखा हुआ है, तब तो भैया रफ कैलकुलेशन करो। सर सी ग्रेफाइट लेफ्ट साइड चाहिए, सर लेफ्ट साइड ही है, कोफिशिएंट भी 1 है, और रफ मतलब आप ले लो ना -393 ले लो इसको, ठीक है ना। अब सर H2 चाहिए रिएक्टेंट साइड में वापस, सर H2 रिएक्टेंट साइड में ही, बट 1 मोल है, मुझे 2 चाहिए, तो ना प्लस कर दूं, माइनस का 285 का डबल, सर माइनस का 4570, ये लो, ठीक है, ये खत्म बेटा, ठीक है ना। अब बेटा -CH है ना, प्लस माइनस जो भी है CH4 प्रोडक्ट साइड चाहिए, ठीक है ना, सर प्रोडक्ट साइड ही है, ठीक है ना, और एक ही मोल है, तो सर प्लस का 890 भी आएगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये तो कितना आसान हो गया, 890 में से सर 570 गया, तो सर माइनस नहीं, प्लस का कितना बचेगा 320, और सर ये माइनस का 393 है, मतलब सर सीधे सीधे आंसर माइनस का 74। सर ये आप इतनी आसानी से कर ले जा रहे हो कि वास्तव में हमें भी, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, है ना, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में आते ही ऐसे क्वेश्चन है।
आप गलत करोगे वो आपकी प्रॉब्लम। चलो अब है बेटा डिफरेंट का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है ना। कोई भी रिएक्शन अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बेटा, है ना, जैसे मैंने आपको लिख के दी 2A गिव्स 3B, अगर मैं बोल रहा हूँ इसका डेल्टा H 50 किलो जूल पर मोल है, तो ये बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है ना। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है आपकी, कि अगर इस रिएक्शन का 1 मोल कंप्लीट करवाना होगा, है ना। सर रिएक्शन के 1 मोल का मीनिंग क्या होता है बेटा? रिएक्शन के 1 मोल का मीनिंग होता है बेटा कि जब आपको रिएक्शंस जो हैं बैलेंस फॉर्म में अगर गिवन है तो उसमें जो जो कोफिशिएंट है, मतलब इस रिएक्शन के 1 मोल के कंप्लीट होने का मतलब है जब A के 2 मोल कंप्लीटली खत्म हो जाए और वो बना दे B के कितने मोल? 3 मोल, है ना। वो बना दे B के कितने मोल बेटा? 3 मोल, उसको बोलते हैं 1 मोल, है ना। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारे काम की बेटा 3 है, मैं उन्हीं 3 को फोकस कर रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ क्या आपका बॉन्ड एंथैल्पी वाला तीसरा। अब फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन का मतलब बेटा 1 मोल को बनाना, 1 मोल को बनाना, और वो बनाना है हमेशा आपका किससे, है ना, जैसे CH4 बनाना है। अब ये बच्चे क्या होते हैं कि रिएक्शन ही नहीं पहचान पाते। तो पहली चीज सुन लेना बेटा, बाय डिफॉल्ट IUPAC ने फिक्स कर दिया है, कोई भी एंथैल्पी हो, फॉर्मेशन हो, कंबशन हो, बॉन्ड एंथैल्पी हो, कुछ ना मेंशन हो, तो हमेशा 1 मोल की बात करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव फंक्शन है ना, मतलब मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया मास के ऊपर डिपेंड करता है तो मोल्स का स्पेसिफाई होना जरूरी है, इसलिए मैंने अभी भी किलो जूल पर मोल लिखा था, रिएक्शन का 1 मोल, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अदरवाइज कोई बोलेगा सर मेरा लकी नंबर तो 5 है, मैं 5 की बात करूंगा। कोई बोलेगा सर मेरा लकी नंबर 10 है, मैं 10 की बात करूंगा। कोई बोलेगा सर मेरा लकी नंबर तो 5,85,09,80,897 है, मैं उसकी बात करूंगा। तो बेटा कब तक NCERT मतलब पेपर एग्जामिनर कितने ऑप्शन बनाएगा, समझ लो। तो इसलिए NCERT ने मतलब IUPAC ने फिक्स कर दिया है, तो अब वो आंसर पर मोल के रिस्पेक्ट में ही बोलेगा। हाँ ये जरूर है बेटा किसी रिएक्शन में हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए 50 मोल के लिए बात करें तो पहले हम 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लें, बाद में इंटू 50 कर देंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज बेटा, है ना, कई बच्चे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और फॉर्मेशन में अंतर नहीं समझ पाते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है ना। देखो ये जो मैंने लिखा है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बट जब मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा हूं तब कंफर्म हो गया कि मुझे किसी का फॉर्मेशन कराना है, मतलब वो प्रोडक्ट साइड ही आएगा। जैसे CH4 का फॉर्मेशन कराना प्रोडक्ट साइड, मतलब ये हमेशा प्रोडक्ट साइड होगा। कितने मोल का कराएंगे सर? 1 मोल। सर कराना किससे है ये डेफिनेशन बस पता होना चाहिए। कराना किससे? जो उसमें आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, कंपाउंड से कभी नहीं होगा, आप कार्बन और हाइड्रोजन से कराना है। अब इसमें भी दूसरी कंडीशन बेटा, है ना, कि हाइड्रोजन का प्योर फॉर्म H2 होता है, मतलब ऐसे नहीं कि आप H लिख दो, ठीक है ना। सर यहाँ तो 4 है, हाँ वो बैलेंसिंग आप करोगे ना बेटा, क्योंकि डेल्टा Ng तो यहाँ पर भी। अब थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला एक यूज होता है ना बेटा ये, और मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि आप में से किसी न किसी को बेटा, है ना, इसके ऊपर आपको इस साल अभी जनवरी अटेम्प्ट में नहीं पूछे हैं क्वेश्चन, तो अप्रैल अटेम्प्ट में इस फॉर्मूले के ऊपर, और मैं वापस अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस लाऊंगा। ये वीडियोस आपके पास भी रहेंगे, मेरे पास भी यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे, मैं दिखाऊंगा बेटा मैंने जो बोला था उनके ऊपर क्वेश्चन आए। तो इसके ऊपर गारंटेड आपको JM अप्रैल 2025 में क्वेश्चन मिलना है, मैं लिख भी दे रहा हूँ बेटा, है ना, ताकि मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाऊंगा अभी जो भी ये वीडियो देखेगा। तो बेटा इसीलिए भी बेटा आपको डेल्टा Ng सही कैलकुलेट करते आना चाहिए, समझे। इसीलिए रिएक्शन को सही लिखना भी जरूरी है, अगर ना गिवन हो तो, गिवन हो तो आपकी किस्मत अच्छी है। दूसरी बात बेटा, है ना, कार्बन एक ही था, एक है। अब सर कार्बन कौन सा वाला ले, डायमंड की ग्रेफाइट? बेटा केमिकल रिएक्शन का हर कार्बन ग्रेफाइट होता है, तो ये समझ लेना फॉर्मेशन इसको कहते हैं बेटा। क्या ये सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं है? ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है बेटा, बट इसे बोलते फॉर्मेशन है क्योंकि ये फॉर्मेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और IUPAC ने एक रूल और बोला है, मतलब, है ना, मान लो, चलो एक एग्जांपल और बता दूं, कभी आपको CO2 गैस बनाना हो तो सर अब तो हम समझ गए, आपकी भावनाओं को हम समझ गए। सर मैं C ग्रेफाइट लूंगा और प्लस सर O2 गैस ले लूंगा, खत्म। इससे देखो डेल्टा Ng भी आपको निकलता जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब दूसरी चीज बेटा, IUPAC ने एक चीज और बोला है कि अब जैसे C ग्रेफाइट है बेटा, तो इसका खुद का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है,
क्योंकि इसे बनाने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो नेचर में अवेलेबल है, मार्केट में मिल सकता है ना। H2 गैस का जीरो है, O2 का जीरो है, मतलब जो जिनसे भी आप बना रहे हो बेटा प्योर एंड स्टेबल फॉर्म, वो जीरो होते हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं, वो बने हुए हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही आता है इनमें से किसका जीरो है किसका नहीं है। अब देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, विश्वास नहीं करोगे, उसमें के लिए इतना बोला है कि, है ना, फॉर विच द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो एक जनरल टर्म है बेटा, बट अगर इस इन रिएक्शन में बेटा अगर फॉर्मेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है तो उन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलेंगे। जैसे पहला वाला देखो SO2 गैस है, सर मैच हो गया, ये तो अच्छी बात है। दूसरा वाला क्यों नहीं मैच हुआ बेटा, 2 मोल बना रहे हैं। तीसरा वाला सर ओजोन बना रहे हैं 1 मोल और इधर 3/2 है, सर बैलेंस है, बिल्कुल सही है। अगला वाला फिर से बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, 2C गैस लिख दिया है, जबकि यहाँ पर ग्रेफाइट होना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर ए और सी मल्टीपल चॉइस था। या वापस देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंस डेल्टा HF। अब देखो पहले में क्या गलती है, डायमंड दे दिया। दूसरा सही है, तीसरे में क्या गलती है सर, 2 मोल दे दिए। चौथे में क्या गलती बेटा, CO से बना दिया, है ना, ठीक है जी। अब इनके ऊपर आते हैं बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अगर, है ना, अब देखो उसने क्या बोला है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन CCl4 की, H2O की, CO2 की और HCl चारों की दी हुई है, और बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ क्या बताओ बेटा, रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ क्या बताओ, रिएक्शन। और JM 2025 जनवरी अटेम्प्ट में आए भी हैं क्वेश्चन बेटा, ठीक है। केवल और केवल सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो क्या है, वही अभी जो मैंने एंट्रोपी का लिखा था, समेशन ऑफ न्यू आई इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किन का बेटा, प्रोडक्ट्स, माइनस, है ना। सर वापस ये सर ये न्यू आई वाली चीज है ना सर, हमें डरा देती है बेटा, थोड़ा तो डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत होगी। न्यू आई केवल कोफिशिएंट है बेटा, क्योंकि आपको देखो हर चीज जो होती है ना बेटा वो किलो जूल पर मोल में दी जाती है, मतलब इसके 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए लिखते वक्त आपको ये करना है। और मैं कह रहा हूँ बेटा मत याद रखो ना ये फॉर्मूला, आप तो बस इतना याद रखो कि फॉर्मेशन वाले केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अब इतना तो करना पड़ेगा बेटा, CO2 प्रोडक्ट है सर, CO2 का कितना है, तीसरे नंबर पे माइनस का 394, प्लस सर HCl प्रोडक्ट है 4 मोल है तो 4 इंटू सर HCl का -92, एग्रीड। अब माइनस आ जाओ बेटा रिएक्टेंट, सर CCl4 है पहले नंबर पर माइनस का 105, है ना, और प्लस सर H2O के 2 मोल है तो 2 इंटू माइनस का 242, ठीक है बेटा। बस इतना सा आपको ऐड सब्ट्रैक्ट तो खुद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, और 10 से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। वापस देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 की, H2O की, ग्लूकोज की, तीनों की दी हुई है। बोल रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज बताओ। अब इसमें बस क्या चला कि बेटा रिएक्शन नहीं लिखी है, तो कंबशन C6H12O6, है ना, पहली चीज। अब इसमें देखो बेटा बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलूँ ना ये रहा आंसर, सर आप ऐसे कैसे कर देते हो, है ना। मैं ऐसा इसलिए कर देता हूँ बेटा क्योंकि थोड़ा सा अपना नॉलेज, पहली बात कंबशन है तो बेटा माइनस में ही आंसर होना चाहिए, मतलब A और D नहीं हो सकता है ना, कि कंबशन का मतलब होता है बेटा हीट का रिलीज होना। तो पहली चीज ये दोनों हट गए। अब दूसरी चीज बेटा कि उसने पर ग्राम बोला है, मतलब जो भी वैल्यू मैं निकालूंगा, है ना, वो 1 मोल के लिए होगी बेटा, और ग्लूकोज का मोलर मास आपको याद होना चाहिए 180, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको 180 से डिवाइड भी करना है, तो 100% मुझे दिख रहा है बेटा, है ना, कि यही आंसर होगा, क्योंकि वैल्यू इतनी नहीं आएगी बेटा। मान लो मैं कह रहा हूँ 3-4 हज़ार कुछ आ भी जाए तो 180 से डिवाइड होने के बाद तो ऐसे ही बचेगा ना। और सर करना कैसे, अब मैं वो भी बता दे रहा हूँ बेटा, इसका कंबशन कराना है, मतलब इसे लेफ्ट साइड में लिखो, और मैंने आपको कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मोल के वीडियो में समझा चुका हूँ, अगर आपने देखा हो तो, कि कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा बैलेंस नहीं करा तो सब कुछ तबाही मच जाएगी, बैलेंस नहीं करा तो तबाही, ठीक है ना। ये बैलेंस रिएक्शन लिखी। अब H2O के 6 मोल, CO2 के 6 मोल, मतलब CO2 कौन से नंबर पे, पहला, तो सर 6 इंटू माइनस का 400, है ना, ठीक है ना, प्लस H2O के 6 मोल, है ना सर 6 इंटू माइनस का 300, ये हो गया बेटा प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट सर ग्लूकोज का 1 मोल मतलब माइनस का 1300, है ना। सर ऑक्सीजन के भी तो 6 मोल है, अभी मैंने बोला बेटा आपसे कि, है ना, ऑक्सीजन बना हुआ है बेटा नेचर में, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसका तो IUPAC ने 0 ही माना है, बस कहानी खत्म, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो बेटा कि डाटा भी कितना सिंपल दिया है,
डाटा भी कितना सिंपल दिया है ना, 2400 और इधर 1800, कितना हो गया, माइनस का 4200 और माइनस माइनस प्लस का 1300, माइनस का 2900, है ना। तो एक ऑप्शन ये दिया हुआ था बेटा, और मैक्सिमम बच्चे बी जल्दबाजी में टिक कर देंगे, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना जरूरी है कि भाई साहब पर ग्राम बोला गया था, ठीक है। चलो जी, अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन में अभी बताई दिए बेटा डेफिनेशन। कंबशन में सब्सटेंस को जलाते हैं, और जलाने का मतलब बेटा उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे H2 का कंबशन बोला, तो आपको, और कंबशन में हमेशा क्या बनाना है बेटा, ऑक्साइड्स बनाना है, तो H2O बना दो लिक्विड, ठीक ना। और सर बैलेंस करने के लिए हाफ O2 गैस, है ना। मैंने बोला कार्बन का कंबशन कराओ सी ग्रेफाइट का, तो भैया सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, CO2 गैस, बस इतना सा है कंबशन। अभी एक रिएक्शन लिखी थी बेटा, और ध्यान रखना बेटा कंबशन के केस में फॉर्मूले में अगर कंबशन की हेल्प से डेल्टा HR निकालना है तो बस इतना चेंज है, पहले रिएक्टेंट आ जाते हैं और माइनस बाद में प्रोडक्ट। तो इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्मूले जरूर याद रखना, फॉर्मेशन में पहले प्रोडक्ट है बेटा और फिर रिएक्टेंट है, और कंबशन में उल्टा है, पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इफ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज पाउडर इज इतना, है ना, देन अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ऑन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। बताओ बेटा कुछ भी नहीं है ना, पर मोल ग्रेफाइट का 1 मोल मतलब सर 12 ग्राम। सर 12 ग्राम को जलाने पर, है ना, 248, मैंने 10.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर अब मुझे 1 ग्राम तो 12 से डिवाइड ही तो करना है बेटा। सर 12 2 जा 24, है ना, 12 2 जा 24, उसके बाद सर 8 बचा तो 20, और 80 20.6 मतलब नियरेस्ट इंटीजर में 21, खत्म कहानी, ठीक है। आ रही बात सभी को समझ में। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रहा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH बताओ, तो बेटा फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लो C2H5OH की, है ना। फॉर्मेशन का मतलब क्या बोला सर, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, C2H5OH को प्रोडक्ट साइड डालो। सर 2 कार्बन है 2C, सर 5 और 1 6 हाइड्रोजन है सर 3H2, है ना, और सर 1 ऑक्सीजन है तो हाफ O2। अब बेटा बस फॉर्मूला लगाओ, बस कंबशन का डाटा दिया होगा तो पहले आते हैं रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू माइनस 393.5, 3 इंटू माइनस 241.8, ऑक्सीजन तो कंबशन में मदद करता है बेटा ना, तो ऑक्सीजन का इसलिए नहीं दिया हुआ है, और माइनस ऑफ माइनस 1 2 3 4 जो आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट, है ना, ऐसे ही वापस देखो सिंपल सा क्वेश्चन, कंबशन ऑफ बेंजीन दिया है, एसिटिलीन दिया है, दोनों का आपसे बोल रहा है इस रिएक्शन का डेल्टा HR निकालो, तो बेटा 3 इंटू एसिटिलीन का कितना दिया है -1300, और -326 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और फाइनली बेटा मैं लास्ट चीज बता दूं, बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी का भी सिंपल सा बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से किसी भी रिएक्शन का डेल्टा HR कैसे निकालते हैं, है ना। आपको बॉन्ड एंथैल्पी पहले रिएक्टेंट की लेनी पड़ेंगी और बाद में प्रोडक्ट की, तो ये 3 फॉर्मूले जरूर याद रखें। फॉर्मेशन में ही केवल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट था, है ना। बॉन्ड और कंबशन बी और सी दोनों जुड़े हुए हैं, बी और सी दोनों में ही आपका आरपी है, तो बीसी आरपी के साथ जुड़ा हुआ है, इसे याद रख सकते हो आप छोटे से कोड से, है ना। बीसी जो है बेटा आरपी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक। और इसमें बेटा बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइलिन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर बॉन्ड एनर्जी इतनी, मतलब मैक्सिमम आपको रिएक्शन लिखनी पड़ सकती है। इथाइलिन इज C2H4 प्लस H2 और गिव्स क्या बेटा C2H6। अब ये रिएक्शन लिखा और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा H बराबर क्या सर, C2H4 में एक C डबल बॉन्ड C है, तो C डबल बॉन्ड C 1 2 तीसरे नंबर पर ना। अब ये देखने में बच्चा गड़बड़ करता है बेटा, उसको ढंग से देखना, 615 प्लस सर 4 है C सिंगल बॉन्ड H, मतलब 4 इंटू 414, ठीक है, और प्लस सर H2, तो H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड H, है ना, 435। ये रिएक्टेंट साइड की बॉन्ड एंथैल्पीज हो गई, माइनस प्रोडक्ट C2H6 में सर एक C सिंगल बॉन्ड C है, मतलब 347, और 6 C सिंगल बॉन्ड H है, तो 6 इंटू C सिंगल बॉन्ड H की 414, है ना। अब इसमें भी देखो कैलकुलेशन ट्रिक बताऊं, कई बच्चे पूरा लेफ्ट साइड का अलग करते हैं, राइट साइड का अलग। बेटा ये 4 इंटू 414 था, और ये 6 है, तो ये हटकर इसकी जगह बेटा केवल 2 इंटू 414 बचेगा, तो ये वाला पार्ट आपका बच गया। 615 को 435 से जोड़ने में कोई परेशानी नहीं है बेटा, 1050। इधर बेटा 347 को अगर मैं 2 इंटू 414 करूं तो ये भी आसान है, 828, देखो 5
4 + 2 6 + 1 7 और 11 माइनस का 1175, मतलब आंसर हो गया बेटा माइनस का 125। अब हम ज़्यादा टाइम लगा देते बेटा तो वो हमारी गलती है, वो नहीं बोल रहा है एग्जामिनर इतना टाइम लगाओ, ठीक है। देखिए फाइनली फॉर द रिएक्शन दिस, वापस डेल्टा HR, अब इसमें उसका उल्टा है, इसमें इसका उल्टा है बेटा, दिख रहा है सभी को, उसमें C2H6 बन रहा था, तो मतलब वही मैं तो कह रहा हूँ उल्टा हो सीधा हो हमें कोई लेना देना नहीं बेटा। हमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंथैल्पी का डाटा देखते ही अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H पूछेगा तो मुझे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इस छोटे से सेशन की हेल्प से अब आपके थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री की जो इजी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप छोड़कर आ जाते हो, एटलीस्ट अब वो आप नहीं करोगे और हमारी इन सेवाओं का पूरा फायदा उठाकर आप अपने मार्क्स अच्छे सुनिश्चित करोगे, यही मेंस अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।